नेक्स्ट सवाल की अगर बात करें तो अगला हमारा सवाल है ए, बी और सी एक काम को क्रम से 30 दिनों तथा 90 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए काम शुरू करता है तथा बी और सी दोनों मिलकर उसकी हर तीसरे दिन सहायता करते हैं। काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? ठीक है, तो इस तरीके के अगर क्वेश्चंस की बात करें तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे 2-3 तरीके से हो सकते हैं कि रेशो से हो सकते हैं, काम मान के हो सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले काम मान के देख लेते हैं कि भाई आपका ए है, ये बी है और ये सी है। क्लियर? हिंदी में शायद कुछ टाइपिंग में दिक्कत है, इंग्लिश में पढ़ते हैं कि ए कर रहा है जी 30 दिन में, बी कर रहा है आपका 45 दिन में और सी कर रहा है 90 दिनों में। क्लियर इतनी बात? तो यहां से अगर मैं काम मानने की बात करूं तो काम हो जाएगा आपका 90, 30 तिया 90, 45 दूनी 90, 90 एकम 90। क्लियर? अब ये कह रहा है जी ए काम शुरू करता है। मैंने कहा कि ये आपकी वर्क लाइन है, यहाँ पे पहले दिन ए आया, दूसरे दिन भी ए आया और तीसरे दिन ए, बी और सी तीनों आए। इसी तरीके से है तो देखिए कितना काम कंप्लीट होगा। आप कहोगे पहले दिन अगर ए आया तो ए ने पहले दिन 3 काम कर दिया, दूसरे दिन फिर ए ने 3 काम कर दिया, तीसरे दिन अगर ये तीनों आए तो 3 और 2 5 और 1 6 काम हो चुका। क्लियर? यानी अगर मैं 3 दिनों की बात करूं तो 3 दिनों में हमारा कितना काम हो गया? आप कहोगे जी 3 दिनों में हमारा जो काम हो गया, हमारा यहाँ पे लिख देता हूँ, 3 दिन में काम हुआ है 6 और 3 9 और 3 12 काम हो चुका है 3 दिन में। टोटल काम है कितना? 90। यानी कि अगर मैं 90 के आसपास 12 के मल्टीपल की बात करूं तो 87, तो नहीं 87 नहीं 84, तो 12 सते 84 और भैया 7 तिया 21, यानी कि 21 दिनों में 84 काम। अगला जो 22वां दिन होगा, 22वें दिन में ए आएगा 3 काम कर देगा यानी कि 87 काम। ठीक है, और उससे अगला जो दिन आएगा 23वां दिन, फिर से ए आएगा और 3 काम और कर देगा, यानी 90 काम हमारा टोटल कितने दिन में हो जाएगा? 23 दिनों में। और 23 दिन ही इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। चलिए, ए ऑप्शन इस सवाल का सही आंसर हो गया। नेक्स्ट सवाल की तरफ अगर हम चलें तो नेक्स्ट सवाल है हमारा कि एक बैंक एक निश्चित मूलधन की बचत करने पर 2 वर्षों में 8% की ब्याज की दर से 25,000 रुपये देता है। सालाना चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4,000 वर्षों में उसी मूलधन पर वह बैंक कितना ब्याज देगा? हमें पता चल गया, क्या पता चल गया जी हमें, कि 2 सालों में हमें 25,000 रुपये तो मिल चुके। 2 सालों में 25,000 रुपये मिल चुके। अब बचे कितने साल? 2 साल और बचे, यानी 4 सालों की अगर बात हो रही है उसमें से मुझे पता चल गया कि 2 सालों में 25,000 रुपये मिल गए। अब बचे 2 सालों में मुझे पता करना है कि कितने और पैसे मिलेंगे। हमने कहा आपकी जो रेट है वो है 8%, और 8% होता है आपका 2/25। क्लियर? यानी कि 1 साल की अगर बात करें, 1 साल में 25 रुपये 27 हो जाएंगे। 2 सालों में स्क्वायर कर दूंगा, 625 रुपये 729 हो जाएंगे। क्लियर? लेकिन हमारे पास पैसे हैं कितने भाई? 2 सालों बाद जो पैसे हमारे पास हो तो 25,000 रुपये, यानी कि 25,000 रुपये पर अब ब्याज मिलेगा। तो 25,000 रुपये पे अगर ब्याज की बात करें तो कितना ब्याज हो जाएगा? आप कहोगे जी 625 रुपये जो आप मान के चल रहे हो अपनी तरफ से, उसकी जगह आपके पास है 25,000 रुपये। क्लियर? और आपको क्या बताना है? 4 वर्षों में बचत करने पर इतने पैसे देता है साधारण चक्रवृद्धि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में उसी मूलधन पर वह बैंक कितना ब्याज देगा। तो हम कह रहे हैं 625 रुपये होते तो 729 रुपये हो जाते, यानी ब्याज कितना मिलता? 9 में से 5 गए 4 और भैया 72 में से 62 गए 10। क्लियर? तो 104 रुपये आपको ब्याज मिलता। तो 625 की वैल्यू है 25,000, 25 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1,000 और भैया 1 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 25 चौका 140। तो आपको जो ब्याज मिलेगा 104 रुपये की वैल्यू हो जाएगी 104 × 40, यानी कि 4 चौक 16, 4 चौक 16, 4 एकम 4, 4,160 रुपये और ब्याज मिलेगा। और 25,000 रुपये आपके पास पहले से ही थे, तो आपका जो ऑप्शन आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 29,160 रुपये आपके पास टोटल हो जाएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, ये आपका सवाल एसएससी सीपीओ के किसी पेपर में आया है। ये पता नहीं, मेरे ध्यान नहीं है कि ये 2018 में आया है या 19 में आया है। 18-19 में से किसी पेपर में आया है एसएससी सीपीओ में।
तो हमने नहीं बनाया है सवाल, ये सवाल पहले से पेपर में आया हुआ है। तो यहाँ से अगर बात करी जाए सवाल की, तो सवाल है भैया विद्यालय ए के 4 लड़के और विद्यालय बी के 6 लड़के मिलकर एक प्रदर्शनी 5 दिनों में लगा सकते हैं। हमने लिखा जी ये विद्यालय ए के 4 लड़के और विद्यालय बी के कितने 6 लड़के, ठीक है, 5 दिनों में एक प्रदर्शनी लगा रहे हैं। और वही प्रदर्शनी ए के 5 लड़के, ये आपके ए के 5 लड़के और जी सी के 10 लड़के, यानी कि सी के 10 लड़के मिलकर कितने दिनों में 4 दिनों में लगा रहे हैं। क्लियर। और ये सेम प्रदर्शनी जो है बी के 3 लड़के और सी के 4 लड़के, बी के 3 लड़के, दोबारा लिख देता हूँ, बी के 3 लड़के और सी के 4 लड़के, ठीक है, बी के 3 लड़के और सी के 4 लड़के मिलके कितने दिनों में 10 दिनों में लगा दे रहे हैं। और पूछा गया क्या है सवाल में, पूछा गया आपसे कि भैया प्रदर्शनी विद्यालय ए के कितने लड़के मिलकर एक दिन में लगा सकते हैं। हमने कहा जी आपका जो विद्यालय ए है उसके x लड़के मिलकर इसे एक दिन में लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब इसे सोल्व करने की अगर बात आए तो कैसे सोल्व करेंगे आप लोग, ब्लू पेन से सोल्व करते हैं। 5 चौक 20 ए और 4 पंजे 20 है, यानी इसकी तो बात ही खत्म हो गई। क्लियर। और भैया 5 छंग 30 बी इक्वल्स टू 40 सी। क्लियर। यहां से मुझे एक रिलेशन मिला कि आपके जो 30 बी विद्यालय के लड़के हैं 40 सी विद्यालय के लड़कों के बराबर है। अगर यहां से बात करें कि यहां से क्या रिलेशन मिल सकता है, तो यहां से अगर रिलेशन की बात करें या यहां पे बात करें कि ये आपको 30 बी प्लस के 40 सी यहां से मिल सकता है। और यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका B है, यानी आपका सारा का सारा रिलेशन A और B के विद्यालय, A और B विद्यालय के छात्रों में आ सकता है। कैसे, जब आप ये 40 जो C है, 40 जो C विद्यालय के लड़के हैं उन्हें B से रिप्लेस कर दें। तो जैसे आप 40 C विद्यालय के लड़के B से रिप्लेस करेंगे तो इन 40 C की जगह आप लोग क्या लिख सकते हैं, 30 B। क्लियर। तो 30 B पहले से था, 30 B और आ गया, तो आपके टोटल हो गए 60 B। और ये 60 बी विद्यालय के लड़के आपके यहाँ पे 20 ए विद्यालय के लड़के प्लस के 30, 5 चौक 20 प्लस के 30 बी विद्यालय के लड़कों के बराबर हो जाएंगे। क्लियर। तो यहाँ से अगर मैं ए और बी के विद्यालय के लड़कों की इफिशियंसी के रेशो की बात करूँ तो यहाँ पे लिख देता हूँ, एक बार इस बॉक्स में लिख दे रहा हूँ कि भैया 20 ए बराबर 30 बी, 20 ए बराबर 30 बी, यानी कि ट्वाइस ऑफ ए इक्वल्स टू थ्राइस ऑफ बी। या ए और बी की इफिशियंसी की बात करें तो ए और बी की इफिशियंसी आपकी आ गई 3 और 2। इतनी बात मेरे हिसाब से आप लोगों के बिल्कुल क्लियर समझ में आई होगी। ठीक है। यहाँ से आपको क्या बताना है, यहाँ से आपको बताना है कि ए के कितने लड़के एक दिन में ये काम कर देंगे। ठीक है। तो अब मुझे ए की इफिशियंसी 3 पता है और बी की इफिशियंसी 2 पता है, तो मेरा जो इतना वाला पार्ट था सवाल का इसका कुछ काम नहीं है, इस पार्ट का कुछ काम नहीं है मुझे, क्योंकि मिल चुकी है ए और बी की इफिशियंसी। अगर मुझे ए और बी की इफिशियंसी मिल चुकी है तो इस पार्ट का कुछ काम अभी नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ए और बी की इफिशियंसी रखोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, तो यहाँ से अगर मैं ए और बी की इफिशियंसी की बात करूँ, ए की इफिशियंसी है 3 यानी 4 तिया 12, बी की है 2 तो 6 दूनी 12 इंटू 5, ठीक है, इक्वल्स टू ए की कितनी है 3 इंटू एक्स की आपको वैल्यू बतानी है, और 3 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, और 12 12 24, 3 से 8 बार कट जाएगा और x की वैल्यू आपकी डायरेक्ट आ जाएगी 40। क्लियर। और ये 40 ही आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, ए की आय बी की तुलना में 140 अधिक है, सी की आय डी की तुलना में 80 रुपये अधिक है, और ए और सी की आय का अनुपात 2:3 है, और बी और डी की आय का अनुपात 1:2 है, तो ए बी सी और डी की आय क्रम से क्या होगी। इस तरीके के क्वेश्चंस में हम सबसे पहले देखते हैं क्या हमारा ऑप्शन से काम चल जाएगा। अगर ऑप्शन से काम नहीं चलेगा तब हम इसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए ऑप्शन से कैसे हम लोग काम चलाएंगे।
देखिए इसने कहा ए की आय बी की तुलना में 140 अधिक है। मैंने कहा भैया ए की आय बी की तुलना में 140 यहाँ पे अधिक है, यहाँ पे भी अधिक है, यहाँ पे भी अधिक है, यहाँ पे भी अधिक है। ठीक है, अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सी की आय डी की तुलना में 80 अधिक है, तो सी की आय यहाँ पे भी 80 अधिक है, यहाँ पे भी 80 अधिक है, यहाँ पे भी 80 अधिक है, यहाँ पे 80 अधिक नहीं है। तो डी ऑप्शन तो मेरा आंसर हो नहीं सकता। क्लियर। अगली क्या चीज है, ए और सी की आय का अनुपात 2:3 है, यानी ए और सी की आय का अनुपात 2:3 है, यानी कि जहां जहां पे सी की आय है वहां पे 3 का मल्टीपल होना चाहिए। पहला ही ऑप्शन कट गया। ठीक है, दूसरे ऑप्शन की बात करें तो इसमें तो 1 और 2 का अनुपात है, तो ये भी कट गया। ठीक है, तो आपका बचा जो ऑप्शन सी है वो सी ऑप्शन ही आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी पेपर में आते हैं। यहां से अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, 18,000 की राशि को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि की ब्याज की दर से ऋण पर दिया गया, तीसरे और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या है। देखिए आसानी सवाल है ये भी, हम इसे प्रॉपर मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। कैसे, जैसे इसने कहा कि 10% की बात हो रही है। ठीक है, 10% आपका होता है 1/10। ठीक है, तीसरे और चौथे साल की बात हो रही है, यानी आप पहले से ही क्या करो, प्रिंसिपल 10 की पावर 4 मान लो, यानी कि 10,000 मान लो। क्लियर। जैसे ही आप प्रिंसिपल 10,000 मानोगे तो क्या होगा, आपका जो पहले साल का ब्याज आएगा 10,000 का 1/10 कितना आएगा, 1,000। ये आपका पहला साल। दूसरे साल ये 1,000 तो मिलेगा ही मिलेगा, इस 1,000 के साथ और क्या मिलेगा, 10% और, यानी कि 1,100। क्लियर। तीसरे साल की अगर मैं बात करूं, तीसरे साल आपको ये 1,100 तो मिलेगा ही मिलेगा, इसका 1/10 यानी कि 110 रुपये और मिलेगा। क्लियर। और यहां से अगर मैं बात करूं चौथे साल की, तो चौथे साल आपको क्या मिलेगा, चौथे साल आपको ये 1,100 प्लस 110 तो मिलेगा ही मिलेगा, और इसका 10% और मिलेगा, यानी 110 यहाँ से मिलेगा और भैया 11 यहाँ से मिलेगा, जो कि हो जाएगा टोटल 121 रुपये। क्लियर। और तीसरे और चौथे साल के अगर मैं अंतर की बात करूं तो ये तो कुछ भी अंतर पैदा नहीं कर रहा, ये 121 ही वो अंतर पैदा करेगा। तो मैंने कहा कि जब आपने 10,000 रुपये प्रिंसिपल मान लिया था तो आपका तीसरे और चौथे साल का डिफरेंस कितना आया, 121 रुपये। लेकिन आपका प्रिंसिपल है कितना, 18,000, यानी 10,000 की जगह आपका प्रिंसिपल है कितना, आप कहोगे जी 10,000 की जगह मेरा जो प्रिंसिपल है, ब्लैक पेन लेते हैं, 18,000। क्लियर। तो यहां से बात करें 3 0 से 3 0 कैंसिल, और यहां से आपकी बात करें 10 की वैल्यू 18, यानी कि कितना गुना हो रहा है, आप कहोगे 1.8 गुना। ठीक है, 10 की वैल्यू 18 तभी होगी जब 10 में हम लोग 1.8 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर 10 की वैल्यू 18 है, यानी रेशो में 1 की वैल्यू कितनी है, 1.8, तो आपकी जो 121 की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 121 × 1.8। ठीक है, तो दो ऑप्शन में है यूनिट डिजिट में 8, तो सोल्व भी करना पड़ेगा। 18 एकम 18, हासिल लगी 1, 18 दूनी 36 और 1 37 का 7 का, हासिल लगी 3, 18 एकम 18 और 3 21, 217.8 से इस सवाल का आंसर हो जाएगा, वो है आपका बी ऑप्शन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका 8.75% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर 8,400 की राशि एक निश्चित समय में 11,046 हो जाती है। उस ब्याज की दर और उसी समय में 9600 की राशि पर साधारण ब्याज क्या है। ठीक है, हमने कहा कि भैया आर भी मेरा सेम है और टी भी मेरा सेम है। क्लियर। तो आर और टी तो कुछ अंतर पैदा करेंगे नहीं, अंतर जो पैदा करेगा वो करेगा प्रिंसिपल। ठीक है, तो हमने कहा जी जब आपके 8400 रुपये थे, तब आपके 8400 रुपये थे, तो आपको ब्याज मिलके कितने हो गए थे पैसे, आपको हो गए 11,046 रुपये। तो ब्याज की अगर बात की जाए तो ब्याज आपको कितना मिला होगा, तो आपने कहा जी 8400 रुपये मेरे अगर 11,046 रुपये हो गए थे, तो 46 रुपये तो ये, और भैया 16 और 10 कितने, 26 रुपये, तो आपको 2646 रुपये आपको ब्याज मिला होगा। कब, जब आपके पास रुपये थे 8400। ठीक है, अगर मैं रेशो की बात करूं तो रेशो के हिसाब से मैं से काट लेता हूं 7 से 1200 रुपये पे जो आपको ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 7 से काट लेता हूं, 7 या 21 1,
और 7 या 21 5, 7 49 5, 7 56, ठीक है। यानी 1200 रुपये पे जो आपको ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 378 रुपये। आपको जो ब्याज बताना है वो बताना है 9600 रुपये में, ठीक है। यानी 1200 का 8 टाइम, 1200 का 8 टाइम्स, यानी कि कितना हो जाएगा 9600। जब इसमें 8 की मल्टीप्लाई करोगे तो 9600 रुपये पे जो ब्याज मिलेगा 378 इंटू 8, तो भैया 88 64, एक की ही यूनिट डिजिट मेरे हिसाब से 4 है, तो डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अभी हम लोग एक रिवीजन मॉक की सीरीज हम लोग पढ़ रहे हैं, उसके तहत हम लोग एक मॉक सोल्व कर रहे हैं, ठीक है, जो कि मॉक आपको पहले से ही दे दिया गया था। पार्ट 1 की वीडियो में आपने उसके कुछ क्वेश्चंस देख लिए होंगे, और जो बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम लोग इस पार्ट में देखने वाले हैं। तो उससे पहले अगर बात करें फर्स्ट पार्ट की, तो फर्स्ट पार्ट में जो आपका क्वेश्चन नंबर 38 था और क्वेश्चन नंबर आपका 42 था, ठीक है। इसका रेशो उस टाइम सॉल्यूशन के टाइम पे उल्टा करके हम लोगों ने सोल्व कर दिया था। तो पहले तो हम लोग वो 2 क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम लोग सोल्व कर लेते हैं। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर उस क्वेश्चन नंबर 38 की बात की जाए तो ये है आपका वो क्वेश्चन नंबर 38, जिसमें आपको कहा गया है कि भैया 36,000 की धनराशि को 2 भागों ए और बी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 15% वार्षिक दर पर ए और बी पर क्रम से 2 वर्ष और 4 वर्ष बाद प्राप्त साधारण ब्याज बराबर बनता है। ए से प्राप्त कुल ब्याज ज्ञात करें। तो इस तरीके के क्वेश्चंस की अगर बात करें कि इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग किस तरीके से सोल्व करते हैं, जैसे आपका ए है, ये आपका बी है। क्लियर? ए को ब्याज मिल रहा है 2 सालों के लिए और बी को 4 सालों के लिए। रेट आपकी दोनों टाइम पे 15 ही है। क्लियर है इतनी बात? रेट आपकी 15 ही है। तो यहां से अगर मैं रेशो की बात करूं तो रेशो की बात करें तो भैया इस 15 से 15 कैंसिल और इस 2 से 4 कैंसिल, तो आपका जो आर और टी यानी रेट और टाइम का जो रेशो आ जाएगा वो आ जाएगा 1:2 का। और यहाँ से पी यानी कि प्रिंसिपल या मूलधन की अगर रेशो की बात करें तो वो हो जाएगा इसका उल्टा 2:1। क्लियर है? आपके हिसाब से ए ने आपके 2 रुपये लगाए होंगे और बी ने आपके 1 रुपया लगाया होगा रेशो के हिसाब से। क्लियर? लेकिन एक्चुअली हुआ क्या है, वास्तव में अगर बात करें तो इन लोगों ने मिला के 36,000 रुपये लगाए हैं, ठीक है। हमारे हिसाब से 2 रुपये ए ने लगाए हैं, 1 रुपया बी ने लगाया है, तो टोटल इन्होंने 3 रुपये लगाए हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि भैया जो 3 की वैल्यू है, इस 3 की वैल्यू क्वेश्चन में हम लोगों को 36,000 दी गई है। क्लियर? 3 की वैल्यू आपको 36,000 दी गई है। अगर 3 की वैल्यू 36,000 तो 1 की वैल्यू 12,000। क्लियर? अब देखते हैं सवाल में पूछा क्या गया है। सवाल में पूछा गया है जी ए से प्राप्त कुल ब्याज ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमारे रेशो के हिसाब से ए को 2 रुपये दिए गए थे, ठीक है, और 1 रुपये की वैल्यू 12,000 है या 1 यूनिट की वैल्यू 12,000 है, तो 2 यूनिट की कितनी हो जाएगी? 2 यूनिट की वैल्यू आपकी हो जाएगी 24,000। क्लियर? 2 यूनिट की वैल्यू आपकी हो जाएगी 24,000 और इस 24,000 रुपये पे 2 साल में 15% की रेट से हम लोगों को ब्याज बताना है। तो 2 साल में 15% की रेट यानी कि टोटल आपकी जो आरटी की अगर बात करें तो आरटी के हिसाब से आपकी 30% की रेट, तो 24,000 का जो 24,000 का जो 30% आपका होगा वो होगा 7200 रुपये, ठीक है। तो इस जो सवाल का आंसर होगा वो होगा 7200 रुपये। नेक्स्ट सवाल की अगर बात करें तो भैया नेक्स्ट सवाल है आपका कि 27,000 की धनराशि को 2 भागों ए और बी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 15% वार्षिक दर पर ए और बी पर क्रम से 2 वर्ष और 4 वर्ष बाद प्राप्त साधारण ब्याज बराबर बनता है। ए और बी से प्राप्त कुल ब्याज ज्ञात करें, ठीक है। वो पिछला सवाल जो था वो इसी तरीके का सवाल था, ठीक है, वो मैंने आपको रेशो से समझा दिया और इस सवाल को मैं आपको पूरे बेसिक से बता देता हूँ ताकि आपके क्वेश्चन सोल्व करने में कोई भी डाउट ना हो, ठीक है। तो बेसिक से अगर बात करें कि भैया आपका ए है 2 सालों के लिए पैसे लगा रहा है 15% की रेट से, तो ये उसका ब्याज होगा। और क्योंकि ब्याज सेम है तो बी आपका 4 सालों के लिए पैसे लगा रहा है 15% की रेट से, तो ये उसका ब्याज होगा, ठीक है। यहाँ से अगर रेशो की बात करें तो इस 100 से 100 कैंसिल हो गया और इस 15 से 15 कैंसिल हो गया, 2 से हो गया 4 कैंसिल 2, तो आपका ए और बी का जो रेशो आ जाएगा वो आ जाएगा 2:1। क्लियर? ये आपका पूरा
बेसिक से मैंने आपको बता दिया कि भैया जो आपका जब भी ये साधारण ब्याज बराबर वाला सवाल हो तो कैसे आप लोग उसे बेसिक से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर बात करें कि ए की वैल्यू 2 यूनिट, बी की वैल्यू 1 यूनिट, यानी टोटल पैसे की बात करें तो रेशो के हिसाब से टोटल पैसा आपका आया है 2 और 1 मिला के 3 यूनिट, ठीक है। सवाल में इस 3 यूनिट की वैल्यू आपको 27,000 रुपये दी गई। इस 3 यूनिट की वैल्यू आपको 27,000 रुपये दी गई है। अगर 3 यूनिट की वैल्यू 27,000 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 9,000 और 2 यूनिट की वैल्यू 18,000 और भैया 1 यूनिट की वैल्यू तो आपकी 9,000 है, ठीक है। आपसे पूछा गया क्या है, आप कहोगे हमसे पूछा गया है ए और बी से प्राप्त कुल ब्याज, ठीक है, कि भैया ए और बी से मिला के हमें टोटल कितना ब्याज मिला है। आप कहोगे जी चाहे ब्याज ए से मिला हो चाहे ब्याज बी से मिला हो, ब्याज तो हमें दोनों दशाओं में बराबर ही मिला है, क्योंकि सवाल में दिया गया है कि साधारण ब्याज आपका बराबर है। अगर यहाँ से अगर बात करें कि ए को कितना ब्याज मिला है, तो ए की अगर मैं बात करूँ तो ए के पास 18,000 रुपये थे जिस पे ब्याज मिला है। तो 18,000 रुपये पे 2 साल में 15% की रेट से 15 दूनी 30%, यानी 18,000 का 30% कितना हो जाएगा, 5400 रुपये। क्लियर, 5400 रुपये आपको ब्याज मिला है। क्योंकि दोनों पे समान ब्याज मिला है तो 5400 ही रुपये आपको बी पे मिले होंगे, तो ट्वाइस ऑफ 5400। क्लियर, कितना हो जाएगा, 10,800 रुपये आप पे ब्याज आ जाएगा जो ए और बी ने मिलाकर आपको, वो ए और बी को मिलाकर मिला है। क्लियर, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है कि एक कार 7 किलोमीटर की क्रमागत 4 दूरियों को क्रम से 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है। इस दूरी के लिए उसकी औसत गति क्या है, ठीक है। तो इस तरीके के अगर सवालों की बात करें, हमें पता है कि भैया जो आपकी स्पीड है स्टार्टिंग में 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, और आपकी जो डिस्टेंस है वो है 7 किलोमीटर, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की अगर मैं बात करूं तो भैया ये आदमी 60 मिनट में 10 किलोमीटर जा रहा है। क्लियर, ये आदमी 60 मिनट में 10 किलोमीटर जा रहा है। अगर ये आदमी 60 मिनट में 10 किलोमीटर जा रहा है तो भैया ये आदमी 1 किलोमीटर कितनी देर में जाएगा, आप कहोगे जी 1 किलोमीटर जाएगा ये 6 मिनट में। क्लियर, बात करें 7 किलोमीटर की तो 7 किलोमीटर ये आदमी जाएगा 42 मिनट में, ठीक है। यहां तक तो मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए आगे की स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। आगे क्या हुआ, इसकी जो स्पीड हुई वो स्पीड होगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि डिस्टेंस आपकी सेम ही है 7 किलोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस आपकी सेम है 7 किलोमीटर और स्पीड आपकी कितनी होगी, 2 गुनी हो गई। अगर आपकी दूरी समान है और आपकी जो स्पीड है वो 2 गुनी हो गई तो टाइम कितना होगा, आधा हो जाएगा। भैया समान दूरी में, सेम डिस्टेंस में आपका जो टाइम का रेशो होता है वो स्पीड के रेशो का उल्टा होता है, या कहें कि आपका जो स्पीड का रेशो होता है वो टाइम के रेशो का उल्टा होता है। यानी अगर आपकी स्पीड जो हो रही है 1 से 2 हो रही है तो आपका टाइम 2 से 1 हो जाएगा। तो यही बात है यहाँ पे कह रहा है कि आपकी जो स्पीड है पहले थी भैया 10, बाद में होगी 20, यानी आपकी जो स्पीड है वो 2 गुनी हो गई। आपकी स्पीड जो है 2 गुनी हो गई। अगर आपकी स्पीड 2 गुनी होगी तो टाइम कितना हो जाएगा, आधा। तो पहले जो आपको लग रहे थे कितने मिनट, 42 मिनट, अब लगेंगे आपको 21 मिनट, ठीक है। दूसरे पेन से लिख देता हूं, अब आपको लगेंगे 21 मिनट, ठीक है। अगली बारी में क्या हुआ कि आपका जो स्पीड है, आपकी स्पीड 3 गुनी हो गई। अगर आपकी स्पीड अब की बार 3 गुनी हो गई तो आपका टाइम अपॉन 3 हो जाएगा, यानी कि जो आपकी एक्चुअल स्पीड थी उसके हिसाब से तो 42 मिनट लग रहे थे ना, अब कितना होगा अपॉन 3, यानी कि कितने मिनट, 42/3, 42/3 यानी कि 14 मिनट अब की बार लगेंगे। क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। तो चलिए अगली बात करें तो भैया 10 किलोमीटर के बाद इसकी जो स्पीड होगी अब 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो चुकी है, यानी कि अब जो स्पीड है वो 6 गुनी हो चुकी है। अगर अब स्पीड 6 गुनी हो चुकी है तो टाइम अपॉन 6 हो जाएगा। तो अपॉन 6 की अगर बात करें तो भैया 42/6 हो जाएगा आपका 7, ठीक है। यानी कि अब आपको कितना टाइम लगेगा, 7 मिनट। टोटल अगर टाइम की बात करें तो टोटल टाइम 21 और 21, 42 और 42, 84 मिनट आपको लगे ये पूरा डिस्टेंस 7 चौक 28 किलोमीटर चलने में।
ठीक है। 84 मिनट आपको लगे हैं 84 मिनट आपको लगे हैं 28 किलोमीटर चलने में, यानी कि 1 किलोमीटर चलने में आपको 3 मिनट लगे हैं, और आपको स्पीड बतानी है तो 1 घंटा यानी कि 60 मिनट में आप लोग कितना चलते हैं जी, 20 किलोमीटर। ठीक है, 60 मिनट में अगर आप लोग 20 किलोमीटर चल रहे हैं और 1 घंटे में चली गई दूरी को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। ठीक है, तो इस सवाल का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला आपका सवाल है, 2 रेलवे स्टेशनों के बीच की दूरी 1156 किलोमीटर है। इस दूरी को तय करने के लिए एक एक्सप्रेस ट्रेन एक पैसेंजर ट्रेन से 5 घंटे कम समय लेती है, जबकि पैसेंजर ट्रेन की औसत गति एक्सप्रेस ट्रेन की तुलना में 70 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। पैसेंजर ट्रेन द्वारा यात्रा पूरी करने में लिया गया समय क्या है। ठीक है, तो इस तरीके के अगर क्वेश्चंस की बात करें, हमें पता है कि भैया हमें जो डिस्टेंस ट्रेवल करनी है वो 1176 करनी है, पैसेंजर ट्रेन से कहो या एक्सप्रेस ट्रेन से कहो। ठीक है, इन दोनों के जो टाइम का डिफरेंस है वो 5 घंटे। क्लियर। और एक चीज आपको और दी गई है कि भैया आपका जो एक्सप्रेस ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन की स्पीड का जो डिफरेंस है वो है 70। क्लियर। तो यहां से अगर बात करें तो ये सारी की सारी जो वैल्यू है आपकी कोई पॉइंट वगैरह में तो है नहीं। ठीक, तो आप लोग क्वाड्रेटिक ना बना के यहाँ पे ऑप्शंस का भी सहारा ले सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग ऑप्शन से क्वेश्चन कि भैया पैसेंजर ट्रेन द्वारा यात्रा पूरी करने में लिया गया समय क्या है। ठीक है, तो पैसेंजर ट्रेन द्वारा यात्रा पूरी करने में लिया गया अगर समय की बात की जाए तो मैं कह रहा हूं कि भैया ये P जो कि हमने पैसेंजर ट्रेन के लिए लिखा है कि P आपको यहाँ पे पैसेंजर ट्रेन को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो P को अगर मैं कहूं कि P आपका क्या है, 18 घंटे ले रहा है। ठीक है, P अगर आपका 18 घंटे ले रहा है तो भैया क्या, तो ये जो 1176 है 18 से कटना चाहिए। 18 से कटने का मतलब है कि ये जो 1176 है आपका 9 से कटना चाहिए, तो 9 से तो ये कट नहीं रहा। ठीक है, तो अगर बात करें 17 से, तो 17 से अगर मैं इसे काटूं भैया 17 छिक्का 102, 17 छिक्का 102 और ये बच गया आपका 15 और 56, तो 156 भी आपका 17 से नहीं कटता। ठीक है, 17 से 156 भी आपका नहीं कटता क्योंकि आपको यूनिट डिजिट चाहिए 6 और 17 8 136 होते हैं। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया और ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। बात करें 23 से, तो 23 चौका 92। ठीक है, 23 चौका 92, 17 ये 117 है और 23 पंजे 115, 23 पंजे अगर 115 तो 2 और 6 तो यानी 26 भी आपका 23 से नहीं कटता। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं 12 की। तो 12 से अगर हम लोग बात करें 12 से अगर हम लोग बात करें तो भैया 12 निम्मा 108, 12 निम्मा 108, 12 निम्मा 108 और भैया ये आपका बच गया 17 में से अगर आपके 8 गए तो बचा 9, 9 और 6 12 8 96, तो आपका कट गया भैया ये पूरा का पूरा कि यहाँ पे आपकी जो पैसेंजर ट्रेन की जो स्पीड आई है वो आई है 12 निम्मा 108 और वो आपका 12 निम्मा 108, 9 और 8 17, 12 8 96। ठीक है, ये आपकी पैसेंजर ट्रेन की स्पीड आई है। तो यहां से अगर बात करें एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कितनी आएगी, तो एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड आपकी 70 ज्यादा आएगी। 70 ज्यादा का मतलब कितना हो जाएगा 8 और भैया 9 और 7 16। ठीक है, और अब मुझे क्या चाहिए कि यहाँ पे आपका जो टाइम आया है, यहाँ पे आपका टाइम आया है कितना 12 घंटे। ठीक है, यहाँ पे आपका टाइम आना चाहिए 7 घंटे, तभी तो आपका 12 और 7 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो अगर मैं मल्टीप्लाई करूं इसमें 7 की तो भैया 7 8 56 का 6 का ऐसे लगी 5 और 16 7 112 और 5 117, तो ये एकदम आपका करेक्ट आंसर आ रहा है कि 1176 किलोमीटर की दूरी अगर आप 168 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेंगे तो आपको 7 घंटे लगेंगे। तो आपको 12 और 7 का डिफरेंस जो है 5 पे आ रहा है। इसके अलावा आप अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सोल्व करना चाहते हैं तो आप उसी भी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास और कोई भी तरीका है तो आप उससे भी सोल्व करते हैं। ऑप्शन से जल्दी हो रहा था, मैंने आपको समझा दिया कि कैसे हम लोगों ने इसे ऑप्शन से देखते ही खत्म कर लिया। ठीक है, बाकी आपके पास जो भी कोई और तरीका हो तो आप लोग वो तरीका भी इसमें यूज कर सकते हैं। क्लियर, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर की बात की जाए तो आंसर हो जाएगा आपका 12 घंटे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 3 की, तो कह रहा है बी ए के चलने के 4.5 मिनट बाद
उसी बिंदु से उस स्थान के लिए चलना प्रारंभ करता है जिसकी दूरी प्रारंभिक बिंदु से 3.5 मील है। गंतव्य पर पहुंचकर ए पीछे मुड़ता है और 1 मील तक चलता है। ठीक है, अब कह रहे हैं जहां वह बी से मिलता है, यदि ए 6 मिनट में 1 मील चलता है तो बी कितने मिनट में 1 मील चलेगा। क्लियर, ये आपका सवाल है। तो देखिए कैसे हम लोग इसे सोल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन की अगर बात करें कि भैया ये है वो पूरी दूरी जो कितनी दी हुई है, आप कहोगे दी हुई है आपको 3.5 मील। क्लियर, अब ए क्या करता है, ए यहां से यहां तक जाता है, इसमें 4.5 मिनट लगते हैं। क्लियर, 4.5 मिनट लग गए और फिर बी भी चलना प्रारंभ कर देता है, फिर बी भी आपका यहां से चलना प्रारंभ कर देता। क्लियर, अब होता क्या है कि बी तो जब यहां से चलना प्रारंभ करता है उससे पहले ए यहां पे पहुंच गया। क्लियर, ए आपका क्या हुआ, ए आपका यहां से यहां तक पहुंचा और फिर यहां से यहां पूरा पहुंच गया, यानी 3.5 मील तो पहुंच गया। और उसके बाद ए यहां से एकदम वापस चल गया और 1 मील यहां पे भी पहुंच गया। क्लियर, 3.5 मील, क्योंकि ए ने पूरी की पूरी दूरी कवर कर ली और उसके बाद 1 मील और कवर की, जिसमें वो किससे मिलता है, बी से मिलता है। क्लियर, अब बात करें टोटल डिस्टेंस की कि ए ने टोटल डिस्टेंस चली कितनी। तो ए ने जो टोटल डिस्टेंस चली है, क्योंकि वो पूरी की पूरी दूरी है कितनी, 3.5 मील की, तो ए ने टोटल दूरी 3.5 मील प्लस 1 यहां से वापसी पे मिला है 1 मील। तो टोटल दूरी की अगर बात करें तो ए ने चली है 4.5 मील। क्लियर है जी इतनी बात। और इस 4.5 मील की दूरी को तय करने में ए को लगा कितना समय होगा, आप कहोगे इस 4.5 मील की दूरी को तय करने में ए को, अगर ए 6 मिनट में ए चलता है तो जाहिर सी बात है इंटू 6 लगा होगा, यानी कि 6 पंजे 30 की 0, हासिल लगी 3, 6 चौक 24 और 3 27, ये 27 मिनट ए को लगे होंगे। ठीक है, ये 27 मिनट ए को 4.5 मील चलने में लगे होंगे। ठीक है, अगर इन 27 मिनट में से बात करें, इन 27 मिनट में से बी जो है 4.5 मिनट बाद चला है, बी आपका 4.5 मिनट बाद चला है, तो बी को कितना टाइम लग गया होगा, आप कहोगे जी बी जितनी भी देर चला है वो 27.5 से 4.5 मिनट कम चला है। ठीक है, तो 27.5 में से अगर मैं 4.5 घटा दूं तो आप कहोगे आपका बचेगा 22.5, यानी कि बी आपका चला है 22.5 मिनट। क्लियर, ये आपका चला है जी बी। और बी ने 22.5 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर की है, तो अगर डिस्टेंस की बात करें तो भैया बी इसे यहाँ पे मिला है, यहाँ पे आपका बी मिला है। ठीक है, ये हमने पहले ही लिखा हुआ है कि बी से यहाँ पे मिला है और 1 मील की दूरी ये है, तो टोटल 3.5 है, तो ये पूरी दूरी कितनी होगी, यहाँ से यहाँ तक की 2.5 मील। ठीक है, तो B जो है इस 2.5 मील को चला है कितनी देर में, 22.5 मिनट में। अगर B जो है आपका 22.5 मिनट में 2.5 मील चल रहा है, 2.5 मील चल रहा है जी आपका कितनी देर में, 22.5 मिनट। ठीक है, 22.5 मिनट में 22.5 मिनट में आपका 2.5 मील चलता है B। तो पूछ रहा है कि 1 मील कितनी देर में, तो इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो गया, 25 से इसे काटोगे तो भैया आ जाएगा 9 मिनट और 9 ही सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आसान ही सवाल था, मैं तो आपको ये चित्र वगैरह बना के डिटेल में समझा दिया है। आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे कि भैया टोटल टाइम ही लिख लेते, क्योंकि इसमें तो दिया हुआ था, इसमें दिया हुआ था। अगर आप इसे डायरेक्ट करना चाहते तो आपको एक चित्र वित्र बनाना ना पड़ता। कैसे करते हैं आप डायरेक्ट, आप क्या करते हैं डायरेक्ट करने के लिए, इसे कहते हैं कि भैया ये 6 मिनट में 1 मील चलता है, ये 6 मिनट में 1 मील चलता है,
टोटल इसने जो चला है 4.5 मील चला है। अगर टोटल इसने 4.5 मील चला है और ये 6 मिनट में 1 मील चलता है तो इसे 27 मिनट लगे। 27 मिनट तो इसके ये हुए। 27 मिनट में से बात करें कि 4.5 मिनट, अब बी का निकालता हूं टाइम कि बी 4.5 मिनट तो चला ही नहीं। अगर बी 4.5 मिनट नहीं चला तो बी चला कितनी देर? आप कहोगे बी चला 22.5 मिनट, ठीक है। और इन 22.5 मिनट में बी चला कितना? 2.5 मील, क्योंकि 1 मील से 1 मील का तो डिस्टेंस है ना जिसपे वो ए से मिला, तो इस 22.5 मिनट में 2.5 मील चलता है। और आपका 1 मिनट में पूछ रहा है या कितनी मिनट में 1 मील चलेगा, तो 1 मील आपका 9 मिनट में चलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, ज्यादा ग्राफ के अगर चक्कर में ना पड़ते तो अगले सवाल की अगर बात करें, अगला सवाल कह रहा है जी नाथू और बुचकू प्रत्येक के पास कुछ संतरे हैं। नाथू बुचकू से कहता है यदि तुम अपने संतरों में से मुझे 10 संतरे दे दो तो तुम्हारे पास जितने संतरे शेष बच रहे हैं उससे दुगने संतरे मेरे पास बच जाएंगे। बुचकू उत्तर देता है यदि तुम अपने संतरों में से 10 मुझे दे दो तो मेरे पास संतरों की वही संख्या हो जाएगी जो तुम्हारे पास शेष रह जाएगी। नाथू और बुचकू के पास संतरों की संख्या क्रम से क्या होगी। अब इस सवाल को करने के भी 2-3 तरीके हैं। एक तो है कि आप लोग इक्वेशंस बना लो। दूसरा तरीका क्या है कि जब आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं तो आप उनका यूज कर सकते हो। देखिए कैसे करेंगे हम ऑप्शंस का यूज। तो अगर बात करिए स्टेटमेंट की, इसने कहा कि नाथू बुचकू से कहता है यदि तुम अपने 10 संतरों में से मुझे 10 दे दो, ठीक है। तो ये जितनी भी संख्याएं हैं ये नाथू और बुचकू के संतरों की संख्याएं हैं। नाथू को n से डिनोट कर रहा हूं, बुचकू को b से। क्लियर। अब ये कह रहा है नाथू ने कही है बात बुचकू से, ठीक है, तुम अपने संतरों में से 10 मुझे दे दो, ठीक है। यानी नाथू मांग रहा है किससे? बुचकू से। तो जितने तुम्हारे पास बच रहे हैं उससे दोगुने मेरे पास, तो रेशो जो है 2:1 का हो जाएगा। तो यहां से हमने कहा कि भैया नाथू ने कही है बुचकू से, तो बुचकू से 10 ले लो। बुचकू से यहां आप 10 ले लोगे तो यहां पे आपके 10 बचेंगे, यहां पे हो जाएंगे 60। क्लियर। यहां से 10 ले लोगे तो यहां पे बचेंगे कितने? 40 और यहाँ पे हो जाएंगे 80। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे कितने? यहाँ पे आपके 40 बचेंगे, यहाँ पे हो जाएंगे आपके 30। यहाँ पे अगर बात करें तो 60 और 40, ठीक है। आपने कहा था रेशो जो होगा 2:1 का हो जाएगा। अगर रेशो 2:1 का हो जाएगा तो वो एक ही ऑप्शन बी ऑप्शन में आपका 2:1 का रेशो हो रहा है। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग ये सवाल भी सोल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, ये आपको एक रेशो दिया गया है और इस रेशो में से हम लोगों को y का मान ज्ञात करना है, ठीक है। इस रेशो में से हमको y का मान ज्ञात करना है। सिंपल ही सवाल है। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग ये सवाल। इसमें कहा गया है जी 2145 अपॉन x इक्वल्स टू 3303 अपॉन 42। दूसरी इक्वेशन की अगर बात की जाए x अपॉन 2508 इक्वल्स टू y अपॉन 11704। क्लियर है इतनी चीज। अब 2 तरीके हैं। एक तरीका तो है कि आप लोग x की और y की अलग अलग वैल्यूज निकाल लो, ठीक है। एक तरीका ये है कि जब आपको बस y की वैल्यू चाहिए तो आप x को खत्म कर लो। x खत्म कैसे होगा? अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लूंगा। क्लियर। मल्टीप्लाई की अगर बात करें तो मैं क्या कह रहा हूं कि आपकी ये वाली इक्वेशन है और ये वाली इक्वेशन, ठीक है, इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई की अगर बात करें तो देखिए कैसे होगा। तो आपका बन जाएगा 2145 अपॉन x इंटू x अपॉन 2508। क्लियर है, ये बन जाएगा। और इधर की साइड अगर बात करें कि इधर की साइड क्या बनेगा, आप कहोगे जी इधर की साइड मेरा जो बनेगा वो बनेगा 3003 अपॉन 42 इंटू y अपॉन इंटू 11704। ठीक है, यहां से आपका क्या होगा, बस आपका कैलकुलेशन का पार्ट बच जाएगा और आप क्या कर सकते हैं, यहां से ये x वगैरह जो है आपके कट जाएंगे। तो देखिए x से x तो कैंसिल आउट हो गया। क्लियर। कैलकुलेशन की भी अगर बात करें कि कैसे हम लोग कैलकुलेशन आसान बनाएं, तो भैया हम लोग कर सकते हैं जैसे 3003 है, ठीक है। 3003 का जब हम 1001 की डिविजिबिलिटी या 7, 11, 13 की डिविजिबिलिटी पढ़ते हैं तो हमें पता है कि भैया 1001 जो है 7 से भी कटता है, 11 से भी कटता है और 13 से भी कटता है। अगर 1001 7, 11, 13 से कट रहा है तो 1001 के जितने मल्टीपल होंगे उससे तीनों से कटेंगे। क्लियर। तो वो रूल आप लोग यहाँ पे भी यूज कर सकते हो।
ठीक है। कैलकुलेशन करने का सबका अपना अपना तरीका है, जैसे आपको और आसानी से अगर आपको कैलकुलेशन करनी आती है तो आप उससे कर सकते हैं। तो यहाँ पे बात करें इस क्वेश्चन की, तो मैं क्या कह रहा हूँ कि भैया पहले क्या करो, इसे 11 से ही काट लेते हैं। तो 11 दूनी 22, 8 0, 11 सत्ते 77 और 11 सत्ते 77, 3 11 तिया 33। तो भैया यहाँ से अगर मैं बात करूँ, यहाँ से आपका आ गया 11 एकम 11 और 10 और 4 यानी 104, 11 निम्मा 99 और 11 पंजे 55। क्लियर। यहाँ से अगर बात करें तो भैया और क्या कर सकता है, यहाँ से हम 7 से काट सकते हैं, 7 छंग 42 और 7 छंग 42 और 7 तिया 21, 7 तिया 21 4, 7 तिया 21 6, 7 9 63। ठीक है। अब इसे मैं 13 से काट सकता हूँ, 13 निम्मा 117 नहीं कटेगा, 3 से काट सकता हूँ, 3 दूनी 6 और भैया ये हो गया आपका 13 और 13 से इसे काट लूंगा, 13 एकम 13, 6 13 पंजे 65। तो आपका बच गया 15 बटे 2508 इक्वल्स टू y अपॉन 2 इंटू 11704। इस 2 की अगर इधर मल्टीप्लाई करूं तो आप कहोगे क्या बच गया आपका 30 और भैया इंटू में आ जाएगा आपका 11704 अपॉन 2508। यही आपकी y की वैल्यू होगी। अब आपको एक चीज और दिख रही होगी कि भैया इसमें जो कैलकुलेशन में है एक 10 की मल्टीप्लाई हुई है, एक 10 की मल्टीप्लाई यानी कि 5 की मल्टीप्लाई। अगर 5 की मल्टीप्लाई है और ये आपको चारों ऑप्शन जो दिख रहे हैं परफेक्ट वैल्यूज है y की, पॉइंट वगैरह में तो है नहीं, तो यहाँ से आप कहोगे कि 5 काटने का तो कोई स्कोप भी नहीं है, क्योंकि भैया नीचे जो है, नीचे तो 2 का मल्टीपल है, 5 का तो है नहीं। तो जो भी आंसर आएगा वो 5 का मल्टीपल आएगा या 10 का मल्टीपल आएगा। तो 10 का मल्टीपल या 5 के मल्टीपल की बात करें तो एक ही ऑप्शन था, सी ऑप्शन। ठीक है। तो ये सी ऑप्शन आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, एक व्यक्ति की आयु को उसके पिता की आयु से अनुपात 4:5 है। जैसे जैसे कह रहा है इस तरीके के सवालों में ऐसे ऐसे पहले लिख लेना चाहिए। कह रहा है जी व्यक्ति की आयु उसके पिता की आयु से अनुपात 4:5। ये व्यक्ति है और ये इसका भैया व्यक्ति का पिता है। क्लियर। तो इसका जो अनुपात इसने दिया है जी 4:5। ठीक है। उसकी आयु का उसके पुत्र की आयु से अनुपात 6:1 है, यानी कि ये आपका जो व्यक्ति है और ये इसका पुत्र है। ठीक है। इन दोनों का रेशो क्या दिया हुआ है 6:1। क्लियर है इतनी बात। अब क्या दिया गया, 4 वर्ष पहले ये अनुपात क्रम से 11:14, यानी कि 4 साल पहले इन दोनों का जो अनुपात था वो था 11:14। क्लियर। अगर बात करें इसकी पिता और पुत्र की, इस वाले पिता पुत्र की, तो अनुपात था 11:1। ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि अब से 12 वर्ष बाद ग्रैंडफादर की आयु का ग्रैंडसन की आयु से क्या अनुपात होगा, यानी 12 साल बाद इन साहब की और इन साहब की आयु का अनुपात आपसे पूछा गया। क्लियर। तो देखिए कैसे करेंगे आप, आसानी सवाल है। आपको पता है इस तरीके के सवालों में हम लोग क्या करते हैं, रेशो सेम करते हैं। रेशो सेम करने की बात करें तो ये जो गैप है आपको पता है गैप 4 साल का दिया हुआ है। ठीक है। और ये भी गैप आपको 4 साल का दिया हुआ है। यहाँ पे जो डिफरेंस है रेशो में 1 का है, यहाँ पे जो डिफरेंस है रेशो में 3 का है। तो 1 का रेशो 3 का बनाओगे तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 चौक 12, 3 पंजे 15। सेम स्थिति यहाँ पे भी है। यहाँ पे जो गैप है आपका 5 का है इन दोनों के बीच का, और यहाँ पे आपका गैप 10 का है। तो 10 वाला गैप 5 का बराबर करोगे, 5 वाला गैप 10 के बराबर करोगे, तो भैया यहाँ आपको 2 से मल्टीप्लाई, 5 दूनी 10 होता है क्योंकि। ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 और 2। ठीक है। तो नए रेशो आपके पास निकल के आए। ठीक है। आपके पास जो आए हैं 2 नए रेशो आए हैं, एक 12:15 का और एक ये 12:2 का। क्लियर। आप कह रहे हो कि भैया 11 से आयु 12 हुई है अनुपात के अनुसार। ठीक है। तो 11 से 12 होने में कितना टाइम लगता है, 1 से 2 होने में कितना टाइम लगता है, 1 साल। ठीक है। या रेशो के हिसाब से मैं कहूं कि भैया रेशो के हिसाब से इनकी जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 1 यूनिट, और एक्चुअल में वैल्यू क्या है 4, यानी 1 की वैल्यू क्या है 4। अगर 1 की वैल्यू 4 है, 1 की वैल्यू 4 है तो मैं कहूंगा कि भैया इसकी हाल फिलहाल की उम्र बेटे की बताओ, तो 2 के हिसाब से की उम्र हो जाएगी 8। क्लियर। 1 की वैल्यू 4 तो 2 की वैल्यू 8। अब इसकी बतानी है हमें पिताश्री की वैल्यू, तो यहाँ पे भी क्या हुआ 14 से 15 यानी 1,
क्लियर। यहां भी 1 की वैल्यू 4, अगर 1 की वैल्यू 4 तो 15 की कितनी होगी, आप कहोगे जी 15 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 60, ठीक है, 15 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 60। अगर 15 की वैल्यू आपकी 60 हो गई तो यहां से अगर मैं बात करूं रेशो की तो भैया 4 से काट लेते हैं, 15:2 ही इस सवाल का आंसर आ जाएगा। है कहीं ऑप्शन में जी, ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल है आपका, किसी स्कूल में 132 विद्यार्थियों में से सफल छात्रों का असफल छात्रों से अनुपात 9:2 है। यदि 4 और छात्र उत्तीर्ण हो जाते हैं तो सफल छात्रों का असफल छात्रों से क्या अनुपात होता है। क्लियर, आसानी सवाल है। तो जैसे जैसे कह रहा है इसमें रेशो के सवाल में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, ऐसे ऐसे कर लो कि भैया टोटल जो स्टूडेंट है वे हैं 132, ठीक है। उसमें से अगर पास और फेल वालों की बात करें, मैं कह देता हूँ ये वाले पास हैं, ये वाले आपके फेल हैं। रेशो के हिसाब से हैं ये 9 और 2, और एक्चुअल में है ये 132, यानी कि टोटल रेशो के हिसाब से 11 हैं, एक्चुअल में है 132। क्लियर। तो इस 11 की वैल्यू कितनी है, इस 11 की वैल्यू 132, यानी 1 की वैल्यू 12, 9 की वैल्यू आपको होगी 108 और 2 की वैल्यू 24। क्लियर है भाई इतनी बात। अब क्या कह रहे हैं, यदि 4 और छात्र उत्तीर्ण हो जाते, यानी 4 और छात्र अगर उत्तीर्ण हो जाते तो सफल छात्रों और असफल छात्रों से क्या अनुपात होता। अगर 4 और उत्तीर्ण हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है 4 कम फेल होंगे, तो पहले तो इसमें से -4 करो और इसमें 4 ऐड कर दो, 112। तो अगर 112 हो गए यहाँ पे, तो यहाँ से अगर मैं रेशो की बात करूँ तो रेशो आपको क्या होगा कि भैया 4 दूनी 8, 3 4 8 32 और 4 पंजे 20, 28:5, पास और फेल का आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है कहीं पर डी ऑप्शन। क्लियर है भाई बात। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, राम को अंग्रेजी में विज्ञान की अपेक्षा 2 गुने अंक मिले। उसके अंग्रेजी विज्ञान तथा गणित के कुल प्राप्तांक अंक 180 थे। तद अनुसार यदि उसके अंग्रेजी तथा गणित में प्राप्तांकों का अनुपात 2:3 हो तो उसके विज्ञान में प्राप्तांक कितने थे। ठीक है, आसानी सवाल है। देखिए क्या कह रहा है कि भैया राम को अंग्रेजी, ये पहले मैं लिख दूं, ये भैया आपकी अंग्रेजी है और ये है आपका विज्ञान। ठीक है, अंग्रेजी में विज्ञान की अपेक्षा 2 गुने मिले, यानी विज्ञान में अगर 1 मिला है तो अंग्रेजी में मिले होंगे 2। क्लियर है इतनी बात। अब कह रहे हैं उसके अंग्रेजी विज्ञान तथा गणित टोटल, यानी कि ये उसका अंग्रेजी विज्ञान और गणित टोटल जो नंबर उसके दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 180। क्लियर है भाई इतनी बात। अब क्या कह रहे हैं, तद अनुसार यदि उसके अंग्रेजी तथा गणित के प्राप्तांकों का कुल अनुपात 2:3 है, यानी उसके अंग्रेजी तथा गणित के प्राप्तांकों का अनुपात 2:3 है, यानी अंग्रेजी में अगर 2 आए हैं जो आपने पहले से ही 2 माने हुए हैं, तो मैथ्स में कितने बन जाएंगे, आप कहोगे जी मैथ्स में बन जाएंगे 3। क्लियर। पूछा हुआ क्या है, तो उसके विज्ञान में प्राप्तांक यानी कि एस, यानी कि साइंस के आपसे मार्क्स पूछ रहे हैं। तो रेशियो के हिसाब से मैं देखूं तो 3 और 2 5 और 1 6 यूनिट हैं टोटल। क्लियर, 6 यूनिट आए हैं इसके टोटल मार्क, और 6 यूनिट की वैल्यू है कितनी, 6 यूनिट की वैल्यू है 180। अगर 6 यूनिट की वैल्यू 180 तो 1 यूनिट की 30 और 1 यूनिट की वैल्यू थी साइंस की। क्लियर, तो साइंस में जो स्पाई के नंबर आए हैं वो आए हैं 30। क्लियर है भाई। चलो नेक्स्ट सवाल की तरफ पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सवाल आपका है, एक वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर पर 4,000 रुपए उधार दिए गए और ब्याज छमाही संयोजित होता है। एक वर्ष के लिए प्रतिवर्ष 40%, तिमाही आयोजित दर पर 2,000 रुपए उधार दिए गए, कुल अर्जित ब्याज किसके निकटतम है। ये सवाल SSC CHSL के पेपर में आया। ठीक है, तो देखिए कैसे होगा ये सवाल सोल्व। यहां से अगर बात करें कि भैया 5% वार्षिक दर पर रुपए 4,000 उधार दिए गए और ब्याज जो है छमाही है। ठीक है, तो हम कह रहे हैं जी पूरे साल की अगर इंटरेस्ट रेट की बात करो तो पूरे साल की इंटरेस्ट रेट है 5%। आप लोग क्या कर रहे हो, छमाही ले रहे हो, यानी पर 6 मंथ में ले रहे हो। तो यानी अगर 12 महीनों में कितना 5%, तो 6 महीने में 2.5 हो जाएगा भाई। क्लियर है इतनी बात। अब क्या होगा, अगर 2.5% के सक्सेसिव की बात करें तो 2.5% 5% होता है आपका 1/20, 2.5% हो जाएगा 1/40, यानी 40 रुपए 41 हो रहे होंगे एक साल में। ठीक है, और एक साल में 2 छमाही होंगे, यानी कि 2 क्या होंगे, हाफ ईयरली। क्लियर, अगर एक साल में 2 हाफ ईयरली, यानी यहाँ पे तो आपको 2 साल का बताना है। 2 साल के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600
और 41 का स्क्वायर हो जाता है 1681। क्लियर। यहां से अगर ब्याज की बात करें तो ब्याज बैठेगा आपका 81 रुपये जब आपके पैसे कितने हो 1600 रुपये। ठीक है भाई, जब आपके पैसे हो 1600 रुपये तो आपका ब्याज आएगा 81 रुपये। लेकिन आपके पैसे जो हैं 1600 नहीं है, आपके पैसे कितने दिए हैं 4000। ठीक है, तो हम यहाँ से अगर वैल्यू निकालें कि भैया हमारे पास तो जो पैसे हैं वो 4000 हैं, तो हमारा ब्याज कितना बैठेगा। क्लियर। तो यहाँ से अगर मैं यूनिटरी मेथड लगाऊं तो भैया ये हो जाएगा 81 इंटू 4000 अपॉन 1600, और ये इससे मैंने ये कैंसिल कर दिया, 4 एकम 4, 4 चौक 16, और भैया 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, ये 2.5 हो गया। तो 81 इंटू 2.5 ये आपका आ गया 25 एकम 25 का 5 का हासिल लगी 2, 25 अठे 200 और 2 202, यानी ये आपका ब्याज आ जाएगा 202.5 रुपये। कब? जब आपने 4000 रुपये लगाए हैं 5% वार्षिक दर पर हाफ ईयरली। ठीक है, तो मैं ये लिख देता हूँ आपका जो ब्याज आया है पहले वाले केस में आपका ब्याज आया है 202 रुपये 5 पैसे। क्लियर है भाई। चलो दूसरा केस देखते हैं, दूसरा केस क्या कह रहा है। दूसरे केस की अगर बात करें तो भैया ये कह रहा है कि एक वर्ष के लिए प्रति वर्ष 40% तिमाही। ठीक है, यानी पूरे साल अगर 12 महीने की बात करें, ठीक है 12 महीने की हम बात करें तो आपको देने हैं 40%। ठीक है, लेकिन बात कर रहा है तिमाही की। तिमाही यानी कि हर 3 मंथ बाद, हर 3 मंथ की हम कह रहे हैं भैया 12 महीने में 40%, 3 महीने कहोगे तो दोनों तरफ 4 से भाग लगा दो, तो 3 महीने में ये आदमी देगा 10%। क्लियर है इतनी बात। और अब क्या कह रहा है 2000 रुपये उधार दे रहा है और कुल अर्जित ब्याज किसके निकटतम होगा। ठीक है, यानी कि एक साल में अगर तिमाही की बात करूं, एक साल में कितनी तिमाही होंगी, यानी एक साल में कितने 3 महीने होंगे। आप कहोगे जी एक साल में टोटल 12 महीने होते हैं। अगर एक साल में टोटल 12 महीने होते हैं और हर एक आप जो पेयर बना रहे हो 3 महीने का पेयर बना रहे हो, तो इसका मतलब 4 के आपके पेयर बनेंगे, यानी आपके एक साल में 4 तिमाही होंगी। क्लियर है भाई। चलो तो हम कह रहे हैं जी आपकी होंगी 4 तिमाही। ठीक है, एक तिमाही पे रेट है आपकी 10%, एक तिमाही पे आपकी रेट है 10%। क्लियर है। 10% की अगर बात करें तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी इसकी 1/10। मैं कह रहा हूं कि अगर बात होती है एक साल की तो 10 रुपये 11 रुपये हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये तो हमारी 4 तिमाही है, यानी बात हो रही है 4 सालों की, तो 4 सालों में 10 की पावर 4 रेशो 11 की पावर 4। क्लियर है भाई इतनी बात। तो 10 की पावर 4 की बात करें तो भैया 10 की पावर 4 हो क्या जाएगा, आप कहोगे 10 की पावर 4 हो जाएगा 10,000, और 11 की पावर 4 हो जाएगा 1331 इंटू 11। यहाँ पे अगर बात करूँ तो 11 कम 11 का 1 का से लगी है, 11 तिया 33 और 1 34 का 4 का से लगी 3, 11 तिया 33 और 3 36 का 6 का से लगी 3, 11 कम 11 और 3 14। ठीक है, यानी 10,000 रुपये आपके क्या हो जाएंगे, 10,000 रुपये आपके 14,641 हो जाएंगे इस हिसाब से। ठीक है, तो आपका ब्याज क्या आया, आप कहोगे जी ब्याज आया मेरा 4,641 जब मेरे पास पैसे थे 10,000। ठीक है, लेकिन पैसे हैं आपके पास कितने 2,000। जब आपके पास पैसे थे 10,000 तो ब्याज आया 4,641, लेकिन पैसे तो आपके पास 1/5 हैं। क्लियर, पैसे तो आपके पास 1/5 हैं, तो आपका ब्याज भी क्या हो जाएगा, आप कहोगे ब्याज भी हो जाएगा मेरा 1/5। ठीक है, तो इसे 5 से अगर मैं डिवाइड करूं तो भैया ये हो गया आपका 5 नम 45। ठीक है, 1 और 4 5 दूनी 10, 4 और 1 5 8 40 और 5 दूनी 10। ठीक है, कैलकुलेशन में अगर कोई भी दिक्कत होती हो किसी भी सवाल में तो आप लोग संभाल लेना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें कि भैया ये आपके 928.2 रुपये ब्याज यहाँ पे आया और 202.5 रुपये ब्याज मेरा पहले से था। अगर मैं इसे ऐड करूँ तो कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, 8 2 10 की 0 हासिल लगी, 8 2 10 की 0 हासिल लगी 1 2 और 1 3 और भैया 9 2 11, यानी कि 1130.7 रुपये आपका ब्याज आ रहा है। निकटतम वैल्यू पूछ रहे, निकटतम क्या, आपने तो एग्जैक्टली ही बता दी कि भैया सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए
नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बात करें क्वेश्चन नंबर 60 की, तो क्वेश्चन नंबर 60 आपको कह रहा है कि भैया 12,000 की राशि साधारण ब्याज पर किसी दर पर उधार ली गई, 4 महीने के बाद इसमें रुपए 6,000 और जोड़े गए और कुल मूलधन पर ब्याज की दर को पिछली दर के मुकाबले दोगुना कर दिया गया और क्या हुआ, साल के अंत में ब्याज के रूप में 2,800 रुपये का भुगतान किया गया। प्रारंभ में लगे गए ब्याज दर की गणना करें, यानी कि हमें क्या निकालनी है, रेट परसेंट। क्लियर। तो यहां से अगर बात की जाए कि इस सवाल को हम लोग कैसे सोल्व करें, आपके पास हो सकता है और कोई अच्छा तरीका हो, लेकिन अगर मैं इस सवाल को बिल्कुल बेसिक से ही सोल्व करूं तो हम कह रहे हैं कि भैया स्टार्टिंग में जो आपके पास मूलधन या प्रिंसिपल था वो था P, ठीक है, रेट थी आपके पास R और टाइम था आपके पास T। इतनी बात क्लियर है। और बाद में क्या हुआ कि आपका प्रिंसिपल में कितने पैसे और ऐड हो गए, 6,000, यानी कि उसके आधे पैसे और ऐड हो गए। जो P था, P का आधा और ऐड हुआ, यानी एक में आधा और ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, 1.5। क्लियर, 1.5 यानी कि 1.5 कहो या 3/2। बात तो इतनी है कि बाद में आपका जो प्रिंसिपल हो गया वो हो गया 3/2P। रेट आपकी क्या हुई है, 2 टाइम्स, ठीक है, रेट आपकी 2 टाइम्स हुई है तो रेट होगी आपकी 2R। और टाइम पहले 4 महीने थे और बात हो रही है आपकी 1 साल की, यानी बाद में क्या हुआ, बाद में आपके 8 महीने और बचे। अगर बाद में आपके 8 महीने और बचे तो स्टार्टिंग के टाइम से 2 गुना टाइम बाद वाले पैसों में, ठीक है। तो यहां पे मैं कह रहा हूं कि टाइम आपका हो गया ट्वाइस ऑफ T, ठीक है। और ये मैंने लिखा क्या है, आप कहोगे ये आपने क्या किया, इंटरेस्ट लिख दिया PRT/100 कि भैया इंटरेस्ट का उन 4 महीने और 8 महीनों में क्या रेशो रहेगा। क्लियर। तो रेशो की अगर बात करें, P से P कैंसिल हो जाएगा, R से R कैंसिल हो गया और T से आपका T कैंसिल हो गया, 2 से आपका 2 कैंसिल हो गया और यहाँ पे आपका बच गया 1 और ये आपका बच गया 3 दूनी 6। यानी कि पहले 4 महीनों में और बाद के 8 महीनों में जो आपका ब्याज का अनुपात आया है वो आया है 1:6, ठीक है। यहां से अगर टोटल ब्याज की बात करें कि भैया टोटल ब्याज क्या होगा, आप कहोगे 1 और 6 मिला के आपका जो टोटल ब्याज बनेगा वो बनेगा 7। क्लियर, रेशो के हिसाब से। एक्चुअल में ब्याज है कितना, आप कहोगे एक्चुअल में ब्याज है 2,800 रुपये, यानी 7 की वैल्यू क्या है, 2,800। तो यहां से 1 की वैल्यू हो जाएगी 400 और भैया 6 की वैल्यू हो जाएगी 2400, ठीक है। और ये 1 है क्या, आप कहोगे ये 1 है स्टार्टिंग के 4 महीनों का ब्याज, यानी कि स्टार्टिंग के 4 महीनों में आपका कितना ब्याज है, 400 रुपए। स्टार्टिंग के 4 महीनों में आपका 400 रुपए ब्याज है, R% की आपकी रेट है, प्रिंसिपल है आपका 12,000, ठीक है। अगर 4 महीनों में 400 तो 12 महीनों में 1200। क्लियर। तो 12 महीनों में आपको 1200 रुपए ब्याज, यानी कि 1 साल में आपको 1200 रुपए ब्याज मिल रहा है, 12,000 रुपए पे आपको ब्याज मिला है 1 साल में 1200। क्लियर। और आपसे पूछ रहा है रेट, तो साफ साफ आपको दिख रहा है कि 10% रेट होगी। क्लियर। यहां से अगर आप निकालना चाहें तो भैया 12 से 12 कैंसिल हो गया और ये 0 से 0, तो ये आपका इधर 100 बच गया। ये आपका 1 साल है, 100 रुपए पे 1 साल में 10 रुपए मिलेंगे और 100 रुपए पे 1 साल में कमाया गया ब्याज ही हमारा क्या होता है, दर होता है, ठीक है। चलो, तो ये इस सवाल का जो आंसर आएगा 10% आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, A, B और C ने 4:2:9 के अनुपात में अपनी पूंजी लगाकर एक व्यवसाय शुरू किया। प्रत्येक तिमाही के अंत में A अपनी पूंजी को आधा कर लेता है, जबकि B अपनी पूंजी को दोगुना कर लेता है और C अपनी पूंजी में कोई बदलाव नहीं करता है। यदि एक वर्ष के अंत में A का लाभ 24,000 रुपये था तो अर्जित किया गया कुल लाभ क्या होगा, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि जी A जो है हर 3 महीने बाद अपनी पूंजी को आधा कर लेता है। तो मैंने पहले तो रेशो देख लिया कि रेशो क्या है, ठीक है भाई, कि सवाल में रेशो क्या दिया गया है। ये मैंने कहा ये आपका A का सेक्शन, ये आपका B का सेक्शन, ये आपका C का सेक्शन, ये लिख लेता हूं मैं ऐसा, ठीक है, आपको समझाने के लिए बेहतर हो जाएगा कि भैया ये आपका A है, A आपका 4 रुपए लगा रहा है, B 2, C 9। हमने कहा 3 महीने बाद आप आधे आधे कर रहे हो, यानी 4 का आधा 2, 2 का आधा 1 और 1 का आधा आधा ही हो जाएगा, 1 का आधा 2, 1/2।
ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए तो आप क्या करोगे, लास्ट में जो आपका वो प्रिंसिपल हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2, यानी कि पॉइंट में आ जाएगा। इस पॉइंट को अवॉइड करने के लिए रेशो में पहले ही आप क्या करो, 2 की मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। 2 की मल्टीप्लाई आप जैसे ही करोगे तो आपका नया रेशो क्या बन जाएगा, 8/4/18। क्लियर है भाई। अब ए क्या करता है, पहले साल तो या पहले 3 महीने में तो 8 रुपये लगाता है, अगले 3 महीने में इसका आधा कर लेता है, अगले 3 महीने में इसका आधा कर लेता है, और अगले 3 महीने में इसका भी आधा कर लेगा, ठीक है। 2 का आधा हो जाएगा 1। क्लियर है इतनी बात। बी क्या करता है, बी अपनी पूंजी को 2 गुना कर लेता है, यानी बी ने अगर लगाए हैं आपके 4 रुपये तो पहले 3 महीने में 4 रुपये, अगले 3 महीने में 8 रुपये, अगले 3 महीने में 16 रुपये, और भैया अगले 3 महीने में कर लेगा ये 32 रुपये। ऐसा ही कुछ करेगा। सी कोई बदलाव नहीं करता। सी अगर कोई बदलाव नहीं करता, सी ने लगाए हैं आपके 18 रुपये 12 महीनों में, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं रेशो की बात करूँ तो रेशो आपका क्या हो जाएगा, रेशो आपका हो जाएगा कि भैया ये हो गया 8 और 4 12 और 3 15, यानी कि 15, 3 मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ से आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 15 × 3। क्लियर। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 3 अगर आप कॉमन ले लोगे तो आपको मिलेगा 8 और 4 12, 12 और 16 28, 28 और 32 60, ठीक है। यहाँ से अगर मैं कैंसिल करने की बात करूँ तो क्या कैंसिल हो सकता है, आप कहोगे जी 3 कैंसिल कर लो, 3 से 3 हो गया, और ये हो गया 3 चौक 12, ठीक है भाई। तो रेशो की अगर बात करें और किसे कट रहे, 5 से कट जाएगा, 3 से वो एक बार और कट जाएगा मेरे हिसाब से, कि भैया ये हो गया आपका 3 × 5 = 15, और 3 से कटेगा 20 बार, और 3 से कटेगा 6 बार, ठीक है। तो आपका जो रेशो आ जाएगा 5/20/24। आपका जो रेशो आया 5/20/24। क्लियर कि भैया ए को जो प्रॉफिट मिलेगा 5 रुपये, बी को 20 रुपये, सी को 24 रुपये। क्लियर है इतनी बात। अब कहा गया क्या है कि भैया ए का लाभ इतना है तो अर्जित लाभ कितना है, तो आप कहोगे अर्जित लाभ की अगर रेशो के हिसाब से हम बात करें तो रेशो के हिसाब से 20 और 24 44 और 5 49 रुपये, ठीक है। कि भैया टोटल हमें 49 रुपये मिले हैं और ए को मिले हैं 5, यानी 5 की वैल्यू अगर 24,000 है तो आपसे 49 की वैल्यू पूछी है। तो पहली चीज़ तो यही है, अगर आपकी 49 की वैल्यू पूछी है तो 49 यानी कि 49 उस नंबर में मल्टीप्लाई होगा, इसका मतलब 7 उस नंबर में मल्टीप्लाई होगा। तो आप एक तरीका ये भी है कि आप लोग क्या करो, 7 का मल्टीपल देख लो, क्या 7 का एक ही मल्टीपल है ऑप्शन में, ठीक है। दूसरा तरीका ये कि आप लोग निकाल भी लो, ठीक है, उसमें भी कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं। तो 7 के अगर मल्टीपल की बात करें तो भैया 7 या 21, 7 से 60 तो नहीं कटेगा, ये तो नहीं हो पाएगा। 7 या 21 2 0, 7 दूनी 14 64 भी नहीं कटेगा, ठीक है। 7 या 21 2 5, 7 या 21 7 6 42, ये कट जाएगा। और भैया 7 या 21 15 14 1 16, ये नहीं कटेगा, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन इसमें 7 से कट रहा था, तो मैंने कह दिया कि भैया वही ऑप्शन इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, एक व्यक्ति साधारण ब्याज की दर पर कुछ धनराशि का ऋण लेता है, 3 वर्ष के बाद ऋण की धनराशि दोगुनी हो जाती है और ब्याज दर 2% कम हो जाती है। 5 वर्षों के और बाद यदि संपूर्ण पर भुगतान किया गया कुल ब्याज 13,600 रुपये है, जो 11 सही 1/3 वर्षों के लिए पहले ली गई धनराशि के बराबर है, तो आरंभ में लिया गया ऋण कितना है, ठीक है। ये आपका सवाल है, ठीक है। तो इस सवाल के अगर करने की बात की जाए तो पहले तो मैं देख रहा हूँ कि लास्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि कुल ब्याज जो कि कितना है भाई 13,600 रुपये। क्लियर। जो क्या है, अगर पहले वाली जो धनराशि है, अगर मैं इस पहले वाली धनराशि की बात करूं, ये अगर P है तो इस P पे ये कह रहा है कि R की रेट से, तो भैया 11 एकम 11 11 एकम 11 सॉरी 11 × 33 और 34 बटे 300, ये बातें कह रहा है कि भैया अगर पहले की धनराशि होती तो ये 34 बटे 3 सालों का ब्याज था, ठीक है, और उसी रेट R पे ही, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से मुझे क्या मिल सकता है, आप कहोगे यहाँ से आपको मिल जाएगा P और R। तो P और R की बात करें तो कैसे मिलेगा, 17 दूनी 34, ठीक है, और 17 दूनी 34 17 अट्ठे
136,000। यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो भैया ये हो गया 2 से काट दिया 400, और 400 की आप 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 12 और भैया 4 0 आ गई, 1 2 3 4। ठीक है, कैलकुलेशन में कोई गलती हुई हो तो देख लेना आप। और ये आपकी जो वैल्यू आई है PR की आई है। ठीक है, तो एक तो तरीका ये है कि हमने पहले ही क्या किया, PR निकाल लिया। PR निकालना आसान काम था। ठीक है, अब बात करते हैं कि और क्या कह रहे हैं। तो ये PR की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ कि आपकी आई है 120000। ठीक है, चलो। और ये सब सवाल ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने बनाए हैं, ये हमने आपको बिल्कुल नया और ये कठिन कठिन डाटा लिख के दिया है। ये भी सवाल की अगर बात करें तो ये सब सवाल भी CHSL जैसे पेपर में आए हैं। ठीक है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आजकल कंपटीशन का लेवल क्या है। तो देखिए अगले स्टेटमेंट की तरफ बढ़ते हैं कि आगे सवाल क्या कह रहा है कि भैया एक व्यक्ति साधारण ब्याज की किसी दर पर कुछ धनराशि ऋण लेता है, 3 वर्ष के बाद ऋण की धनराशि दोगुनी हो जाती है। हमने कहा भैया 3 साल तक तो क्या था, आपका प्रिंसिपल P ही था और रेट आपकी R ही थी। क्लियर, और आपको ये कुछ ब्याज मिला होगा। ये 3 सालों तक की बात हो रही है भाई साहब। ठीक है, तो मैंने लिख दिया PRT/100। क्लियर, अब क्या हुआ, अब आपकी जो राशि है 3 वर्ष के बाद दोगुनी होगी। हमने कहा दोगुनी P थी जी, 2P कर लो। क्लियर, अब क्या कह रहे हैं, P आपकी 2P हो गई। 3 वर्ष के बाद ऋण की धनराशि दोगुनी होती है और ब्याज दर 2% कम हो जाती है। हम तो R मान के चल रहे थे भाई साहब, आपने कहा 2 कम होगी तो R-2 कर लेंगे। क्लियर, अब क्या करें, तो 5 वर्षों के और बाद, यानी ये 3 साल तो हो ही चुके, इन 3 सालों के 5 वर्षों और बाद, 5 वर्षों यानी कि टाइम क्या हो गया आपका 5 साल। ठीक है भाई, तो यहां से आपका जो ब्याज बनेगा इतना बनेगा PRT/100। अब क्या कह रहे हैं, संपूर्ण पर भुगतान किया गया कुल ब्याज 13,600 रुपये है। तो हमने कहा कि यहां से आपका जो ब्याज बना है वो ब्याज बना है भाई साहब 13,600 रुपये। क्लियर है, तो कैलकुलेशन की अगर बात करें तो भैया हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका क्या बनेगा 3PR/100 प्लस ट्वाइस ऑफ PR, ट्वाइस क्या 10 ही आ जाएगा आपको, 5 दूनी 10 हो गया है। तो इसे मैं पहले ही 10 लिखता हूँ। ये 5 आपका मैं यहाँ से हटा के इस 2 के साथ मिला देता हूँ, तो 5 और 2 मिला के क्या दे देंगे आपको 10। ठीक है, तो 10P के अंदर करोगे तो आपका आ जाएगा 10PR/100 माइनस का ये कितना जाएगा, 10P अगर अंदर जाएगा तो माइनस का 20P/100। ठीक है, बराबर है 13,600। ठीक है, बराबर है 13,600, जो क्या है आपको अभी पता है, जो है भैया 11 सही 1/3 वर्षों में, यानी कि P × R × 34/300। ठीक है, 11 सही 1/3 वर्षों के लिए पहले दी गई धनराशि के बराबर का ब्याज है। ठीक है, तो ये सब चीजें मेरे हिसाब से आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर बात करें कि कैसे हम लोग इसे सोल्व करें, तो मैं ये वाला पार्ट मिटा देता हूँ। मेरे हिसाब से आपने उतार लिया होगा, देख लिया होगा, नहीं देखा है तो आप पहले वाले पार्ट के साथ पॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें कि भैया ये कैसे हो जाएगा, आप कहोगे जी ये 3PR 10PR तो आपका हो गया 13PR, और 13PR क्योंकि उधर भी PR है और नीचे 300 है, तो 13PR/100 को मैं लिख सकता हूँ 39PR/300। क्लियर है इतनी बात। यहां से अगर बात करें तो ये 20P तो यहीं पे था और ये 34PR आप इधर ले आओ, 34PR आप इधर ले आए अपॉन कितना है भैया 300 बराबर का हो गया आपका 20P/100। क्लियर है इतनी बात। तो यहां से अगर बात करें कैलकुलेशन की, तो कैलकुलेशन कैसे करेंगे आप लोग, देखिए 39 में से अगर मैं 34 घटाऊंगा तो मेरे हिसाब से बचेंगे 5। PR की वैल्यू आपके पास पहले से ही है, अपॉन 300, और भैया P की वैल्यू आपको बतानी है, यानी कि इक्वल्स टू 20P/100। इस 2 0 से 2 0 कट गई, 3 से कट गया, 3 चौक 12, और 2 से कट गया, 2 दूनी 4, और 0 से 0 कट गई, तो P आपका आ गया 10,000। है कहीं ऑप्शन? ठीक है, C ऑप्शन आपका इसका सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था ये सवाल नंबर आपका 62। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 63 की ओर बढ़ते हैं।
7% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 51,750 की राशि इस तरह से उधार ली कि ऋण के निपटान के कारण ए ने 3 वर्ष के बाद उतनी ही राशि चुकाई जितनी बी ने उधार की तारीख के 4 वर्ष बाद चुकाई। क्लियर है भाई बात? ये कह रहा है जी एक कोई राशि थी जो ए ने 3 साल बाद और आपका ये जो बी है इसने 4 साल बाद, ठीक है, चुकाई। और चुकाने के टाइम पे जो राशि ए की बनी और जो राशि बी की बनी ये दोनों की दोनों क्या है? सेम है। क्लियर है भाई इतनी बात? तो मैं क्या कह रहा हूं कि जो भी वो राशि रही होगी, क्लियर, वो पहले बीस ने क्या किया होगा कि बी ने वो पैसों पे बी के पैसों पे वो ब्याज लगा, ठीक है। बी के पैसों पे अगर मैं बात करूं कि ये वाला जो सेक्शन है वो पहला साल है जिस पहले साल के बाद बी के पैसों पे ब्याज लगा, और ये वो 3 साल है। क्लियर, ये वो 3 साल हैं जिन पे बाद में ब्याज लगेगा। तो पहले साल में क्या हुआ होगा? पहले साल में बी के पैसे उतने हो गए होंगे जितने ए के पैसे स्टार्टिंग में है, ठीक है। तो 1 साल बाद बी के पैसे उतने हो गए होंगे जितने पैसे ए लेके चल रहा है, ठीक है। अगर यहां से बात करें कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो भैया मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो 1 साल है ना, ये जो 1 साल है, 1 साल में अगर बी ने कुछ पैसे लगाए, तो ये 1 साल बाद जो पैसे बने ना, ये 1 साल बाद जो बी के कुछ पैसे बने, इतने पैसे तो ए स्टार्टिंग में ही लेके चल रहा था। क्लियर? तो अगर अब बात करें कि ये जो बी के पैसे हैं ये 1 साल में कितना बनेंगे? आप कहोगे जी बी के पैसों की बात करें तो 7% रेट है, तो अगर बी 100 रुपये लगाए तो इसके 1 साल बाद 107 रुपये बनेंगे, ठीक है। और ये बी के 1 साल बाद 107 रुपये बनेंगे, और ये 107 रुपये तो ए स्टार्टिंग में ही लेके चलेगा। क्लियर है इतनी बात? तो यहां से अगर बात करें कि ए और बी, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ठीक है। बी लेके चला 100 रुपये और ए लेके चला 107 रुपये, तब जाके ए के 3 साल और बी के 4 साल बाद आपकी जो अमाउंट होगी वो सेम होगी। क्लियर? लेकिन हमारे जो सवाल में हमें कहा गया है, जी ये दोनों तो मिला के 51,750 रुपये लेके चले हैं, हमारे हिसाब से दोनों मिला के 207 रुपये लेके चले हैं, ठीक है। 207 की वैल्यू सवाल में क्या है? 51,750, ठीक है। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो ये आपका 25 टाइम, ठीक है, यानी कि 25 गुना है। तो सवाल में पूछा गया है कि ए द्वारा उधार ली गई राशि, हमारे हिसाब से ए द्वारा उधार ली गई राशि कितनी है? 107, ठीक है। और उसका अगर मैं 25 टाइम करूंगा, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 25 है, तो 107 यूनिट की हो जाएगी। 107 × 25, तो 25 7 175, 25 × 25, तो 26,750 इस सवाल का आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है बात? तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, राम ने एक बैंक में 8,000 की राशि बचत खाते में जमा की जिस पर उसे 6.5% की दर से ब्याज प्राप्त होता है। ब्याज की गणना मासिक तौर पर की जाती है। 18वें महीने के अंत में उसे कितनी राशि प्राप्त होगी? ठीक है, इस सवाल की अगर बात करें तो ये सवाल आपका एसएससी CHSL के पेपर में आया। क्लियर है भाई? तो अगर इस बात के अगर हम ज्यादा इस सवाल की गहराई में ना जाएं और ऊपर से बात करें कि भैया एक साल में आदमी 6.5% की ब्याज की दर रखता है, ठीक है, एक साल में कह रहा है 6.5% की दर रखता है, और बात हो रही है 18 महीने की, यानी 6 महीने, और 6 महीने की बात करें तो 6 महीने के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो एक साल में यानी 12 महीने में अगर भैया ये 6.5 है तो 6 महीने में होगी 3.25, यानी कि ओवरऑल 18 महीने में अगर ऊपर की बात करी जाए 9.7% आपका होना चाहिए था। क्लियर? 9.7% यानी लगभग 10%, ठीक है। 8,000 का 10% कितना होगा? 800, और 800 रुपए इसमें ऐड करोगे तो हो जाएगा 8800 रुपए के आसपास की आपके पैसे बन जाने चाहिए। ऑप्शन में देखें तो 8800 के आसपास का जो आपका ऑप्शन है वो है ए ऑप्शन, 8816.97। क्लियर? तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका कि 8% ब्याज की दर पर 4 वर्ष में वर्तमान राशि 87,750 हो जाती है, तो मूल राशि ज्ञात करें। ठीक है भाई, तो अगर इस सवाल में बात करें जी 8% की आपकी ब्याज की दर है और 4 साल है, यानी कि 8 चौक 32% आपको ब्याज मिलना चाहिए। इसने दी हुई है राशि, यानी कि अगर 100 रुपये आप मानते तो आपको 132 रुपये मिलते हैं, यानी 132% की वैल्यू कितनी है?
87,750 और आपको बतानी है 100% की। तो 100% की अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो कितनी हो जाएगी 87,750 अपॉन 132 इंटू 100। ठीक है, काट लेते हैं। तो 2 छिक 12, 1 2 छिक 12, 2 पंजे 10, 6 से अगर मैं काट लूँ तो भैया 6 एकम 6, 6 एकम 6 और ये हो जाएगा आपका 6 एकम 6, 2 7, 6 चौक 24, 3 7, 6 छक 36, 1 5, 6 दूनी 12, 3 6 पंजे 30। ठीक है, कट गया पूरा का पूरा। तो यहाँ से अगर बात करें तो ये कितना हो जाएगा, पंजे पंजे 25 का 5 का हासिल लगी 2, 5 10 और 2 12 का 2 का हासिल लगी 1, 5 30 और 1 31 का 1 का हासिल लगी 3, 14 में 70 और 3 73, 73 1 1250 बटे 11। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आएगी। यहाँ से अगर मैं काटने की बात करूँ तो यहाँ से क्या आएगा भैया 11 छिका 66, 7 फिर बच जाएगा 11 छिका 66। तो ऑप्शन की अगर बात करें तो एक ही ऑप्शन आपका ऐसा है जिसका स्टार्टिंग में 66 है। क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है, अमित ने साधारण ब्याज पर 25,000 की राशि उधार ली, भोला ने उतनी ही राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली। 2 वर्ष के अंत में भोला को अमित की तुलना में 160 अधिक ब्याज देना पड़ा, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो भैया अमित ने तो ली थी 25,000 की राशि साधारण ब्याज पे और भोला ने आपके ली है चक्रवृद्धि ब्याज की तरफ। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग। हम कह रहे हैं जी अगर आपका रेट जो है वो R% है, रेट आपकी R% है, तो चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से तो हमेशा आपको 250 R मिलता रहेगा। ठीक है, 250 R ब्याज मिलता रहेगा पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल। और CI की बात करें तो CI के हिसाब से पहले साल तो वही मिलेगा जो SI में मिला है। क्लियर, यानी कि 250 R ही। दूसरे साल वो जो मिला है, जो पहले साल मिला है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा ब्याज परसेंट मिलता है हमें, यानी R का R%। तो भैया ये कितना हो गया 250 R का R% आपका हो जाएगा 250 R² बटे 100। क्लियर है इतनी बात। तो 250 R% बटे 100 ही वो अमाउंट है जो ये 160 रुपए का फर्क पैदा कर रहा है। ठीक है, यानी कि यहां से मैं डायरेक्ट कह सकता हूं, आप इतना अगर सोल्व ना करें तो भी कह देते, समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया कि भैया 250 R% बटे 100 कितने का फर्क पैदा कर रहा है 160 का। तो मैं ये लिख देता हूं आपका 250 R² बटे 100 बराबर हो गया आपका 160। और यहाँ से अगर मैं बात करूँ जी आपकी 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 1 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी आपकी, और ये R² आपका आ जाएगा 160, ये 1 0 यहाँ भी चली गई और ये हो गया 25। तो ये आपका हो जाएगा R² कितना हो गया जी भाई साहब आपका, ये आपका हो जाएगा 4 × 10 × 5। क्लियर है भाई। थोड़ी सी मुझे लग रहा है कैलकुलेशन में कहीं गलती कर रहा हूँ। हाँ, ये जो 25 है 25 तो डिवाइड में जाएगा ना, तो 1600 बटे 25, यानी कि 25 चौका 100 और 16 चौका 64, R बराबर आ गया आपका 8%। ठीक है, तो 8% इस सवाल का आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, एक व्यक्ति 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए 7,000 रुपये कर्ज लेता है। यह तुरंत इस राशि को 3 वर्षों के लिए एक दूसरे व्यक्ति को 6 से 1/3% वार्षिक दर पर उधार दे देता है। इस लेन देन में उसे प्रतिवर्ष होने वाले लाभ की गणना बतानी है। ठीक है, तो यहां से अगर बात करें इस सवाल की, कैसे होगा ये सवाल। हम कह रहे हैं जी 5% 3 सालों के लिए, 5% 3 सालों के लिए कौन सा इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि 15%। और भैया 3 सालों के लिए 6 से 1/3% कितना हो गया आपका, 6 18 और 1 19/3% इंटू 3, 19/3% इंटू 3 यानी कि 19%। क्लियर है। अंतर आपका कितने का आया, 4% का। और ये 4% का अंतर आपका दिया हुआ कितना है भाई, ये कह रहे हैं 7,000 रुपये का कर्ज लिया है, यानी कि 7,000 का सीधा ही 4% अगर आप निकाल लोगे, 7,000 का सीधा ही अगर आप 4% निकाल लोगे तो भैया 7 चौक 28, 280 मेरे हिसाब से इसका आंसर आना चाहिए। ये तो नहीं आ रहा है। ठीक है, इसने क्या दिया है, अ पर्सन बोरोज इतना, ही इमीडिएटली लैंड्स इट टू अनदर पर्सन इतना। ठीक है, फाइंड हिज गेन इन द ट्रांजेक्शन पर ईयर। भाई अगर इसने सिंपल इंटरेस्ट दिया है तो जाहिर सी बात है आंसर यही आना चाहिए। अगर ये कंपाउंड लगा रहा है तो गलत है। ठीक है, मेरे हिसाब से तो ये आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट सवाल है आपका, एक धनराशि 3 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर 4630.08 हो जाएगी यदि ब्याज दर पहले वर्ष के लिए 4%, दूसरे वर्ष के लिए 5% और तीसरे वर्ष के लिए 6% है। ठीक है, तो देखिए अगर इस सवाल की बात करें तो अगर मैं कहूं कि भैया अगर ये मैं मोटी मोटी अगर बात करूं, ठीक है, तो मोटी मोटी बात में हम लोग कह सकते हैं कि भैया 4%, 5% और 6%, यानी कि टोटल आपके 15% के आसपास या 15% से ज्यादा रही होगी वैल्यू। ठीक है, यानी 15% का मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि भैया अगर इस आदमी ने 100 रुपए लगाए हों तो इसे मिलने चाहिए थे 115 रुपए। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, एग्जैक्ट फिगर्स में नहीं जा रहा हूं। तो 115 की अगर बात करें, ये जो वैल्यू है 4630, इसे 4630 ही लो, यानी कि अगर मैं बात करूं ये कितने के आसपास, यानी 115 चौका कितना हो जाता है आपका 460, 115 चौका हो जाएगा आपका 460। क्लियर है इतनी बात कि 115 आपका 460 हो जाएगा, यानी कि ये जो वैल्यू होनी चाहिए थी 4000 के आसपास होनी चाहिए। ये वैल्यू दुनिया भर की बड़ी है 4000 से, ये भी बड़ी है। ठीक है, ये तो हो ही आपकी कितनी रही है, ये 15 या 45, 3 एकम 3, यानी कि ये तो 3 के आसपास की बैठ रही है, तो ये भी नहीं होगी। तो जाहिर सी बात है इसे पूरा सोल्व ना करके अगर मैं बस इसके ऑप्शन देख लूं, इस सवाल को अगर मैं पूरा सोल्व ना करूं और इस सवाल के बस मैं ऑप्शन ही चेक कर लूं, तो आपको पता चल ही रहा है कि इस सवाल का आंसर 4000 के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहां से आप इस सवाल का आंसर डायरेक्ट भी मार सकते हैं। अगर सोल्व करने की बात आए तो मैं आपको तरीका बता देता हूं कैसे आप लोग इसे सोल्व करोगे। सोल्व करने की अगर बात है कि भैया पहले साल के लिए 4% होता है आपका 1/25, यानी कि भैया 25 रुपये 26। दूसरे साल के लिए 5% होता है 1/20, यानी 20 रुपये 21। 6% हो जाएगा 100 से 106 या 50 से 53। ठीक है, यहां से हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आपकी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, आप पता कर लेंगे भैया अगर प्रिंसिपल इतना है तो अमाउंट इतना होना चाहिए था, इतने की वैल्यू आपको इतनी दे रखी है तो उतने की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, यहां से आप लोग इसे सोल्व भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सवाल की अगर बात करें तो अगला सवाल आपके पास है कि ये जो भैया ए, बी और सी से कुल 1200 के 2 ऋण लिए। बी ने 14% प्रति वर्ष का साधारण ब्याज लिया और सी ने 15% प्रति वर्ष साधारण ब्याज लिया। ए द्वारा ए वर्ष में दिया गया कुल ब्याज 172 था, तो ए ने कितने रुपए ऋण पर लिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करें कि 1200 रुपए की अगर मैं बात करूं, बी और सी से टोटल 1200 रुपए लिए हैं, तो मैं क्या कह रहा हूं, अगर ये केवल बी से ही 1200 रुपए लेता, अगर ये केवल बी से ही कितना ले लेता 1200 रुपए, तो इसे 14% ब्याज देना पड़ता। ठीक है, तो 1200 का 14% कितना हो जाएगा भाई, 12 चौक 48 का 8 का, कितने साल के लिए है रोज ये शायद मेरे लिए 1 साल के लिए। ठीक है, तो 1200 का जो 14% होगा भाई, 12 चौक 48 का 8 का, सिर्फ लगी 4, 12 कम 12 और 4 16। ठीक है, 168। अब अगर बात करें, अगर सी ने ही इसे 1200 रुपए दे दिए होते तब क्या होता, तब इसको जो ब्याज मिलता वो मिलता 15%। तो 1200 का 15% की अगर बात करें तो वो हो जाएगा आपका 180। ठीक है, लेकिन ओवरऑल इस आदमी को ब्याज मिला कितना है, इस आदमी को ब्याज मिला है जी इतना 172 रुपए, या इस आदमी ने जो ब्याज दिया है वो दिया है 172 रुपए। तो इस सवाल में मैं एलिगेशन भी लगा सकता हूँ। 180 172 का डिफरेंस 8 और इसका डिफरेंस हो गया भाई 4 और रेशो हो गया 1:2। ठीक है, यानी कि बी का और ये सी का, बी का और सी का रेशो आया है 2:1 का, यानी टोटल रुपए बी सी से कितने, रेशो के हिसाब से 3 यूनिट। इन 3 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी 1200, अगर 3 की वैल्यू 1200 तो 1 की वैल्यू 400, 2 की वैल्यू 800, 2 की वैल्यू 800, 1 की वैल्यू 400। तो ऑप्शन क्या कह रहा है, 800 फ्रॉम बी, सही है ये तो। ठीक है, 400 फ्रॉम बी गलत है, 625 तो बिल्कुल गलत है और 800 फ्रॉम सी बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, ब्याज की दर क्या होगी यदि किसी राशि पर तीसरे वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज 1750 रुपए और 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 3622.5 रुपए। ठीक है, तो इसने कहा कि जी तीसरे वर्ष में जो अर्जित है, यानी थर्ड ईयर का जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है वो 1750 रुपए। क्लियर, तो ईयर चाहे फर्स्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, एसआई तो हमेशा रहता है भाई जी सेम। ठीक है, तो एसआई आपका हो जाएगा 1750
1750, पहले 2 सालों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसने कहा कि थर्ड ईयर में हमें 1750 मिले, तो फर्स्ट में भी और सेकंड में भी 1750 ही मिले होंगे। अब क्या कह रहा है, ये कह रहा है जी चक्रवर्ती ब्याज 2 सालों का मिला है 36,622.5। तो हम कह रहे हैं जी अगर सीआई की बात करें, सीआई की अगर हम लोग बात करें तो पहले साल में तो एसआई सीआई बराबर ही होता है। दूसरे साल में क्या होता है कि जितना सीआई पहले साल में मिला है वो तो मिलेगा ही, उससे एक्स्ट्रा उसका उतना परसेंट ही मिलता है। और उस एक्स्ट्रा की बात करें तो यहाँ तक कितने पैसे हो गए, 17, 34 और 100, 3500, ठीक है। 3500 तो ये हो गए, तो बाकी के कितने बचे आपके 122.5 रुपये, 122.5 रुपये आपके मिले। यानी कि 7500 का कुछ परसेंट 122.5 है। तो कैसे आप निकालेंगे कि 122.5 7500 का कितना परसेंट है, ये वाला पेन ले लेते हैं। तो हम लोग कह रहे हैं कि जी 7500 का कितना परसेंट 122.5% है। तो यहाँ पे अगर बात करी जाए, ऑप्शन से भी आप लोग चेक कर सकते हैं कि भैया ये आपका 1750, सॉरी 7500 बोल दिया शायद, 1750 का R% है आपका 122 या 122.5। क्लियर, इस एक पॉइंट से एक जीरो कट गई और इस जीरो से जीरो कट गया, और R बराबर आ गया आपका 1225 बटे 175, 25 सत्ते 175, 25 चौका 100 और 25 निम्मा 225, 7 49, 7% इस सवाल का आंसर आ जाएगा। डी ऑप्शन आपका इस सवाल का आंसर होगा। क्लियर, तो चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है, साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में मूलधन 15% बढ़ जाता है, उस दर पर 15 लाख रुपए पर 3 वर्ष बाद लगभग कितना चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। क्लियर, तो अगर मूलधन 3 सालों में 15% बढ़ रहा है तो एक साल में कितना 5%। क्लियर है भाई, एक साल में कितना 5%। और पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है आपको 3 साल बाद सीआई बताओ। तो 5% की अगर बात करूं, 5% आपका होता कितना है, आप कहोगे जी 5% हमारा होता है 1/20। यानी कि अगर बात करें पहले साल की, तो पहले साल में 20 से 21 हो जाएंगे पैसे, ठीक है। 20 से 21 हो जाएंगे पहले साल में। 3 सालों की अगर बात करें तो आपके जो 8000 रुपये हैं वो कितने हो जाएंगे 9261। ब्याज कितना आया 1261, ठीक है। ब्याज आपका 1261 आया जब आपके पास रुपए थे 8000, लेकिन आपके पास 8000 रुपये थोड़े ही ना है, आपके पास तो 15 लाख रुपए। यानी कि हमारे पास जो पैसे हैं वो कितने हैं 15 लाख। तो अगर रुपए हैं आपके पास 8000, तो भैया जो ब्याज आ रहा है वो आ रहा है 1261। और अगर रुपए हैं आपके पास 15 लाख, तो आपके पास ब्याज होगा कितना। ये सवाल बन गया। तो देखिए कैसे निकालेंगे हम लोग, आसान ही है मेरे हिसाब से, आप सभी निकाल लेंगे। ये हो गया 1261 इंटू 15 लाख बटे 8000। और अगर इन 3 जीरो का भी मैं खेल ख़त्म करना चाहूँ कि भैया 3 जीरो भी मैं नहीं चाहता, तो इन 3 जीरो को भी मैं यहाँ शिफ्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और इसे भी अगर मैं कुछ लिखना चाहूँ तो कैसे हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 8 एकम 8 और भैया ये हो गया 4, तो 8 एकम 8 4, 8 पंजे 40, 6 1 अठोसती 56 और भैया ये 0.5 के आसपास। और मेरे हिसाब से कितना आ जाएगा, ये 58 हो गया नहीं। देखो 8 एकम 8 4 6 8 पंजे 40, 6 1 अठोसती 56 जैसे दोबारा 8 एकम 8 4 6 8 पंजे 40, 6 1 अठोसती 56 में 5 में फिर आप लोग जीरो लगाओगे, तो 5 में फिर आप लोग जीरो लगाओगे तो भैया 8 छंग 48 हो जाएगा। ये 8 छंग आपका हो जाएगा ये 48, और भैया 48 में फिर पॉइंट के बाद जीरो, तो ये लंबा मामला बैठ गया भाई, ठीक है। तो यहाँ से अगर बात करें कैलकुलेशन की, तो कैलकुलेशन में आप एक काम और भी कर सकते हैं। अगर आप इसे ज़्यादा मल्टीप्लाई के चक्कर में ना पढ़ें, ज़्यादा हम लोग मल्टीप्लाई के चक्कर में ना पड़ें, हम लोग क्या करते हैं इस 15 की पहले ही गुणा कर लेते हैं, ठीक है। इस 15 की हम लोग पहले ही गुणा कर लेते हैं कि 15 एकम 15, ठीक है। और हासिल लगी 1, 15 छिका 90 और 1 91 का 1 का हासिल लगी 9, 15 12 180 और 9 189, ठीक है। और अब ये जो 3 अंकों वाला दशमलव है हम लोग लगा देते हैं, और ये हम 8 से इसे भाग करेंगे और जो भी वैल्यू आएगी वो लाख में ही आएगी।
क्लियर। तो यहाँ से अगर बात करें कि 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 और भैया ये कितना हो गया 2 9 यानी कि 8 तिया 24, 8 तिया 24 और भैया पॉइंट आ जाएगा 5 1 8 6 48 है इसके आसपास। सी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन में अगर कोई गलती होगी तो आप लोग देख लेना। ठीक है, तरीका मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ पे अगर बात करें ये है यदि ए ने x% वार्षिक दर पर p रुपए और b ने y% वार्षिक दर पर q जो कि p से बड़ा है एक ही समय पर साधारण ब्याज उधार लिए तो कितने वर्ष बाद उनके ऋण की राशि बराबर हो जाएगी। जहां तक मेरा ख्याल है सवाल आपका एसएससी सीजीएल के 2016 मेंस का सवाल है। ठीक है, हो सकता है साल आगे पीछे हो लेकिन आया हुआ है एसएससी में। तो अगर इस सवाल की बात करेंगे क्या कह रहा है जी, आपका जो बराबर है कितने वर्षों उनके ऋण की राशि यानी अमाउंट ये कह रहा है कि बराबर है। ठीक है, अमाउंट की अगर हम बात करें तो हम कह रहे हैं जी ए ने x% वार्षिक दर से p रुपए यानी कि ए का जो अमाउंट बैठेगा p प्लस p इंटू x% t सालों के लिए दिया, ये अमाउंट बैठेगा। और अगर इसका बात करें अमाउंट किसकी, b की अगर बात करें जो कि बराबर बैठ रही है q इसने दिए हैं कितने y रेट पे t सालों के लिए, ये इसका अमाउंट बैठ जाएगा। क्लियर है भाई। यहाँ से अगर बात करें तो क्या क्या आ जाएगा, तो ये p मैं इधर भेज रहा हूँ तो ये हो जाएगा q माइनस का p। ठीक है, और ये 100 अगर इधर आ गया तो इस 100 के ऊपर मल्टीप्लाई भी हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ से आप लोग t आप कॉमन लोगे क्योंकि t की तो आपको वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से अगर आप t कॉमन ले लोगे तो आपका क्या मिलेगा भाई, px माइनस का qy, px माइनस का qy है किसी ऑप्शन में, px माइनस q माइनस के p, ए ही ऑप्शन मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, और कोई ऑप्शन तो नहीं, तो ए ऑप्शन आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, कोई बैंक किसी सावधि जमा योजना पर पहले वर्ष में 8% की दर से तथा दूसरे वर्ष में 9% की दर से ब्याज देता है। यदि इस योजना में 2 वर्षों के लिए निवेश करने पर 17,658 रुपए मिलते हैं तो निवेश की राशि क्या हो। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग। तो इस सवाल की अगर बात करें, हमारे पास जो निवेश करने पर कितने पैसे मिले, 17,658 रुपए मिले। कब, जब हमने कुछ पैसे निवेश किए और पहले साल की रेट हम गए 108%। ठीक है भाई, दूसरे साल की रेट 9% यानी कि 109/100। क्लियर है इतनी बात। अब अगर कैलकुलेशन की हम लोग बात करें तो भैया यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ये आपका, मैं काट देता हूँ किससे, 9 से कट रहा है, 7 और 1 8 और 6 14 और 8 22 और 5 27, तो 9 से कटेगा तो ये 12 हो गया। अगर इसे 9 से काटोगे तो ये आपका आ जाएगा 9 एकम 9 8 6 9 नम 81 1 5 9 एकम 9 9 एकम 9 1 5 6, ये तो कट ही नहीं रहा। दोबारा देखता हूँ, कुछ गलती होगी शायद कैलकुलेशन में। 9 एकम 9 8 6 9 नम 81, तो 9 नम 81 ठीक है। तो 86 में से 81 गए तो 5, तो भैया 9 6 54 और 1 9 दूनी 18। क्लियर। तो यहाँ से अगर बात करें ये आपका कट जाएगा कितने बार, ये आपका कट गया 2 6 12 और ये कितना हो गया 2 नम 18 1 2 8 16 और भैया 2 एकम 2। ठीक है, और कुछ कटने का स्कोप है, मुझे लग रहा है ये कट जाएगा यहाँ से 9 टाइम्स 109 निम्मा 981। तो ये आपका क्या बन गया, P इक्वल्स टू आपका आ गया जी 9 × 10 की पावर 4 बटे 6, ये हो गया 3 दूनी 6 3 3 9 और 1 10 अगर इसमें से मैं इधर ले आऊँ तो हो जाएगा 30 30 हो जाएगा 15 × 10 की पावर 3, 15 × 10 की पावर 3 है ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, कैलकुलेशन वाला पार्ट देख लेना भाई। नेक्स्ट सवाल की अगर हम लोग बात करें, ये कह रहा है कि कोई धनराशि निवेश के लिए 20% चक्रवृद्धि ब्याज पर दी जाती है। यदि ब्याज की गणना छमाही रूप से की जाए तो 723 रुपये अधिक मिलते हैं, बताइए वह धनराशि क्या है। इस सवाल में मुझे लग रहा है एक मिसप्रिंट है। मिसप्रिंट क्या है कि इसमें जो 20% कंपाउंड इंटरेस्ट है आपका 2 साल के लिए होगा। तो यहाँ पे एक क्लोज ऐड कर लेना फॉर 2 ईयर्स, यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर लेना। ठीक है,
तो यहाँ पे कह रहा है जी कोई धनराशि निवेश के लिए 20% चक्रवृद्धि ब्याज कितने सालों के लिए? 2 सालों के लिए। हम कह रहे हैं जी एक साल अगर आपके 100 रुपए हैं 20% के हिसाब से 120 हो जाएंगे। 2 सालों में इसका स्क्वायर कर दो तो 100 का हो गया भैया 10,000 और 120 का हो गया 144 इसका स्क्वायर और 2 जीरो। ठीक है। अगर छमाही की बात करें तो छमाही में क्या हो जाएगी रेट? 20 का आधा 10%, यानी कि 10 रुपये हो जाएंगे आपके 11 और पावर करोगे 4 तो 10,000 रुपये आपके हो जाएंगे 14,641। क्लियर है इतनी बात? तो यहां से अगर बात करें कि आपको ब्याज मिला कितना फालतू है, आप कहोगे जी ब्याज जो मुझे मिला है यहाँ पे कितना है 14,641 या 14,400। कितने पैसे अगर मैं बताऊं कितने फालतू मिले हैं तो आप कहोगे जी मुझे पैसे फालतू मिल गए 641 में से 400 गया 241 रुपए। ठीक है। सवाल में इस 241 की वैल्यू कितनी है? 723। 241 की वैल्यू है 723, यानी कि कितने टाइम हो रहा है? 3 टाइम्स। ठीक है। तो पैसे भी आपके क्या हो जाएंगे? 3 टाइम्स। तो 10,000 का 3 टाइम्स कितना? 30,000। 30,000 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, एक व्यक्ति की रुपए 1,20,000 की राशि को 14 वर्ष और 12 वर्ष के उसके 2 पुरुषों के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाना है कि प्रत्येक के 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर उन्हें बराबर राशि मिले। यदि राशि 5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज मिलता है तो वर्तमान में छोटे पुत्र का हिस्सा क्या है? ठीक है। तो इस तरीके के अगर सवालों की बात करें, ये सिंपल इंटरेस्ट का आपका सवाल है, लिखा हुआ है कि भैया साधारण ब्याज भी मिलते हैं। तो एक इसका लड़का है जी 14 साल का, एक है 12 साल का। दोनों लड़कों के अगर 18 साल की बात करें तो इस लड़के को लगेंगे 4 साल और इस लड़के को लगेंगे 6 साल। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं अमाउंट अगर सेम है तो 1/100 प्लस RT होता है। तो 1/100 प्लस RT, R कितना है आपका? R की अगर हम लोग बात करें तो R है 5% और T है 4। तो 5 चौक 20, 120 रेशो दूसरा कितना? 5 छंग 30, 1/130। क्लियर। यहां से अगर मैं रेशो की बात करूं तो रेशो क्या आ जाएगा? 0 से 0 कैंसिल होगी तो 13/12, यानी कि बड़े वाले लड़के को मिलेंगे 13 रुपए और छोटे वाले लड़के को मिलेंगे 12 रुपए। ठीक है। और इस 13 और 12 25 की वैल्यू है कितनी? आप कहोगे जी इस 25 की जो वैल्यू मुझे दी हुई है वो दी हुई है 1,20,000। ठीक है। एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक की वैल्यू हो जाएगी 25 से कम 25 और ये हो गया आपका 25 चौका 100, 2500 का 100 और भैया 25 अठे 200। एक की वैल्यू आपकी ये हो जाएगी 25 अठे 200, 4800 के आसपास कुछ हो जाएगी। और ये आपसे पूछ कितने की वैल्यू रहा है? ये आपसे कह रहा है कि छोटे वाला लड़का यानी 12 की वैल्यू पूछ रहा है। तो भैया ये हो गया आपका 12 अट्ठे 96 का 6 का हासिल लगी 5, 12 चौक 48 और 12 अट्ठे 96 का 6 का हासिल लगी 9, 12 चौक 48 और 9 57, यानी कि 576 किसके? बी ऑप्शन के स्टार्टिंग में। ठीक है। तो ये बी ऑप्शन है आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो अभी हम लोग इस पार्ट में क्या करते हैं? 75 सवाल करते हैं। आपका जो DI वाला सेक्शन है और लास्ट के जो सवाल है छोटे छोटे सवाल है, उन सब छोटे छोटे सवालों को मैं क्या करता हूँ अगले पार्ट में आपको सोल्व करके दे देता हूँ। ठीक है। तो अभी इस पार्ट में इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।